शाह साहब के हैरत अंगेज वाकयात में से एक दिलचस्प वाकया यह है कि जिला साहिवाल में बच्चों का शायद एक मिडिल स्कूल था। इस स्कूल में जिन्नात का बहुत बड़ा डेरा था। जो बच्चा इस स्कूल में गलती से कोई गंदगी कर देता तो जिन्नात इसका जीना मुहाल कर देते। अक्सर बच्चे रात को उठकर रोते। तमाम बच्चे और उस्ताद स्कूल में सारा दिन सहमे रहते। इन सब हालात का इल्म शाह साहब को अपने एक मुरीद के जरिए हुआ। इसने शाह साहब से दरखास्त की कि अगर इस मसले का कोई हल निकल आए तो बहुत से बच्चे बिला वजह पहुंचने वाली तकलीफ से बच जाएंगे। इसलिए आप किसी दिन वक्त निकाल कर इस स्कूल में तशरीफ लाएं और जिन्नात को वहां से निकालें। शाह साहब ने इसे तसल्ली दी और कहा कि इंशाअल्लाह मैं वहां खुद जाऊंगा और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला बेहतरी की कोई सबील पैदा कर देगा। एक दिन शाह साहब ने अचानक प्रोग्राम बनाया और साहिवाल के स्कूल में पहुंच गए। तमाम बच्चे पढ़ाई में मशगूल थे। शाह साहब ने अपने मकामी मुरीद से कहा कि हेडमास्टर को बताएं कि हम किस मकसद के लिए आए हैं। जब हेडमास्टर को शाह साहब की आमद का मकसद मालूम हुआ तो परेशान होकर कहने लगा, हमने जिन्नात से हासिल करने के लिए बहुत बड़े बड़े आमिल बुलाए, लेकिन मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। लिहाजा आप कोई ऐसा तजर्बा ना करें जिससे हमें बाद में परेशानी उठानी पड़े। शाह साहब ने हेडमास्टर को तसल्ली दी और कहा कि मेरे हाथ की उंगलियों की तरफ ध्यान करें। जिस तरह ये सब उंगलियां एक जैसी नहीं, इसी तरह अल्लाह ने अपने तमाम बंदों को एक जैसी खुसूसियात से नहीं नवाजा। आपने हमें यहां आने का पैगाम नहीं भेजा, इसलिए जिन्नात आपको कुछ नहीं कहेंगे। मैं अपनी मर्जी से सिर्फ इन मासूम बच्चों पर खुदा तरसी की वजह से खुद यहां आया हूं और इंशाअल्लाह आज तमाम जिन्नात यहां से निकाल कर ही वापस जाऊंगा। हेडमास्टर ने मुश्किल रजामंदी का इजहार किया और शाह साहब से कहा कि ठीक है, आप अपने अमल का आगाज करें। शाह साहब ने तमाम बच्चों को एक जगह इकट्ठा किया और इनसे कहा कि आज आपने स्कूल में तमाम जगहों पर वही गंदगी करना है, कोई जगह नहीं छोड़नी, कोई जगह इस गंदगी से महफूज ना रहे। पहले बच्चे बहुत डरे हुए थे। कहने लगे, बाबा जी हमने ये काम हरगिज नहीं करना। जिन्नात ने तो हमें रात को सोने नहीं देना, शायद हमें मार ही दे, हमारी जान चली जाए। बाबा जी हमसे ये काम ना करवाएं। शाह साहब ने बच्चों को तसल्ली दी और समझाया कि मैं यहां मौजूद हूं और जिन्नात को भी मालूम है कि तुम ये काम किसके हुक्म पर कर रहे हो, इसलिए अगर कुछ नुकसान होगा तो इसका सबसे बड़ा शिकार मैं होऊंगा। शाह साहब के समझाने पर चंद बच्चे आमादा हो गए और उन्होंने शाह साहब की हिदायत पर अमल करना शुरू कर दिया। अभी सिर्फ 5 बच्चों ने ही शाह साहब की हिदायत के मुताबिक गंदगी फैलाना शुरू की थी और शाह साहब ने बाकी बच्चों को इशारे से मना किया, ठहर जाएं, बात बन गई। और फिर शाह साहब की नजरों ने देखा कि स्कूल की एक एक जगह से ऐसे ऐसे जिन्नात रुखसत हुए जो कोई बच्चों की शक्ल में था, कोई औरतों की शक्ल में था, कोई बूढ़ों की शक्ल में था और कोई जवानों की। कोई हेडमास्टर की शक्ल का था, कोई स्कूल के दूसरे मास्टर्स और टीचर्स की शक्ल में थे, कोई पियोन की शक्ल में था। गर्ज ये कि स्कूल में मौजूद तमाम स्टाफ की अशकाल में जिन्नात मौजूद थे जो बच्चों को तंग करते और यहां तक कि जब बच्चे घर चले जाते तो वहां पर भी उनको रात को डराते थे। हुक्म अल्लाह शाह साहब ने उस स्कूल को उन जिन्नात से पाक किया और एक एक जिन को उस स्कूल से निकाल फेंका। फिर हेडमास्टर को बताया, हेडमास्टर साहब आप बिल्कुल परेशान ना हो, आज के बाद ना आपको, ना आपके स्टाफ को और ना किसी बच्चे को कोई जिन
कभी तंग नहीं करेगा। बस आप ख्याल रखिएगा कि स्कूल में बच्चे जगह जगह गंदगी ना करें, सफाई का ख्याल रखें, और सुबह इस्लामियात के पीरियड में जरूर कुरान की तिलावत, चाहे 1 सफ़ा चाहे 2 सफ़े, जरूर पढ़वा दिया करें। तमाम सुनने वालों को हमारा सलाम। स्पूकी हॉन्टेड टेल्स की एक नई एपिसोड में हाजिर खिदमत है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह का करम है, मेरी तबीयत भी बहुत बेहतर है। लास्ट स्ट्रीम बहुत पसंद की गई, अच्छे कमेंट्स आए, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जल्द अज जल्द जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे, बेल आइकॉन टच करे और लाइक का बटन जरूर दबाए। कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट जरूर दे। अपने साथ होने वाले सच्चे और अच्छे वाकयात हमको फौरन से फौरन अरसाल करें, बजरिया ईमेल, बजरिया व्हाट्सएप, और अपने आवाज में रिकॉर्ड करके, वॉइस रिकॉर्ड करके वो टेप हमको भेजें। हम अपनी स्ट्रीम में उसको अपना हिस्सा बना लेंगे, आपके टेप को। आगे बात करने से पहले शामिल करते हैं अपने दोस्त आमिर चन्योटी को लंदन से। अस्सलाम वालेकुम आमिर। अस्सलाम वालेकुम मुमताज साहब। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सलाम। Yet here again another episode of Spooky Haunted Tale। और आपकी तबीयत तो बहुत बेहतर लग रही है। अल्लाह का शुक्र है, अनस की तबीयत ठीक ठाक होगी अल्हम्दुलिल्लाह। और ये कि लास्ट स्ट्रीम जो है बड़ी मजेदार रही और बड़ा मजा आया, लोगों ने पसंद भी करा। इवन ये कि जो पोस्टिंग वाली थी जो जवानों की थी वो भी बहुत पसंद करी गई है। और आज की स्ट्रीम जो है अपना मुमताज साहब हम लोग कर रहे हैं, बेसिकली इसका जो वो है सेंट्रल आइडिया है वो है हॉन्टेड मोटरवेज। अच्छा, वो उस पे हम लेटर ऑन हम लोग बात करेंगे जब हम डिस्कशन करेंगे। और मैंने एंडिंग स्टोरीज में भी मैंने दिया हुआ है उसकी पूरी वो 5 दुनिया की जो टॉप हॉन्टेड मोटरवेज हैं उसके बारे में। और ये कि आप और मैं तो हम लोग बहुत ज्यादा ट्रेवल करते हैं मोटरवे पे, तो ये कि इस पे बात करेंगे जरूर इंशाल्लाह। और ये कि बड़ी खुशी हुई आपको सेहतियाब देख के और आपकी आवाज की वापसी देख के। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आमिर तुम्हारे पास कोई ईमेल हो तो पहले पढ़ो, उसके बाद हम कमेंट सेक्शन में चलेंगे। चले 1 मिनट ठहरे, मुझे जरा टाइम दे, मैं जरा निकालता हूँ इसको। और मैं जरा ये अच्छा, ये ईमेल जो है ये मुमताज साहब ये है कराची यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है। बड़ी बेहतरीन है, बहुत अच्छी, सुनाइए। हम मेरा और आपका फेवरेट स्पॉट, हम लोगों का फेवरेट और जिन्नात का गढ़। जी तो बिल्कुल सुनाइए। चले जी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम फाइक है। यह वाकया 2010-2011 का है। मैं सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट की एक ब्रांच में पढ़ता था। हमारी इवनिंग शिफ्ट थी और जब क्लासेस खत्म होती थी तो पूरी यूनिवर्सिटी सुनसान हो जाती थी। कोई डिपार्टमेंट ओपन नहीं होता था और कोई स्टूडेंट वहां नहीं होता था। तकरीबन 9-10 बजे ऑफ हो जाता था। लेकिन ये किस्सा मगरिब के टाइम का है जब हमारा एक दोस्त लेट हो गया। उसे आईबीए से आगे तक किसी ने लिफ्ट दे दी। वहां से उसने कॉल की हम लोगों को कि आके ले जाओ। उस दोस्त ने मेरे एक दोस्त को बोला कि तुम्हारे पास कार है, प्लीज आके मुझे हबीब बैंक से पिक कर लो। अच्छा, ये बात आप अच्छे से समझ सकते हैं जो कराची यूनिवर्सिटी को जानते हैं अंदर से, कि पहले एडमिन के सामने ओपन था। अब आप कार या बाइक पे नहीं जा सकते, घूम के केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के बाद टर्न होना होगा। खैर वाकया कुछ यूं हुआ, मैं और दोस्त कार में जब हबीब बैंक आए वहां दोस्त नहीं था। मैंने बोला जब तक तुमने कार निकाली कोई बाइक पे ले आया होगा उसे। उसने यू टर्न लेने के बजाय सीधा फार्मेसी से ले लिया। फार्मेसी के जस्ट अपोजिट टीचर कैंटीन है, वहां कुछ लाइट्स ऑन थी। जैसे ही उसने सीधा लिया सामने एक लड़की जा रही थी मोबाइल पे बात करती हुई। दोस्त स्पीड में गाड़ी चलाता था और वो बीच रोड पे चल रही थी। कार निकालने की जगह नहीं थी। वो अच्छी खासी मॉडर्न थी, डाई हेयर थे जो कि गोल्डन थे, वेल ड्रेस थी, हाई हील पहनी हुई थी।
मेरे दोस्त ने गुस्से में काफी हॉर्न दिए, लेकिन उसने नहीं सुना। तो उसने फिर बोला कि क्या बाग में टहल रही है। वो इंटीरियर का था, यूं ही बोलता था। दोस्त ने ये कह के कार भगा दी फुल स्पीड में। पर जब आगे जाके हम कॉर्नर पे पहुंचे, सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट के पास, जहां पॉइंट्स खड़े होते हैं ग्राउंड पे, वहां वो वहां टहल रही थी। कैसे एक लड़की इतनी जल्दी कार से पहले वहां पहुंच सकती है? वहां ना कोई बाइक थी, ना कार। अंधेरा हो चुका था और वो कॉल करते हुए बिना मुड़े चलती गई थी हमारे सामने से। मैंने दोस्त से कहा था कि इसको मुड़ के ना देखना, ये कुछ और लग रही है। पर वो वहां इतनी आगे कैसे आ गई, आज तक समझ में नहीं आया। और हम वापस आ गए। दोस्त ने किसी को बताने से मना कर दिया कि सब लोग मजाक उड़ाएंगे। जब भी हम चुप रहे। पर आज भी याद आता है वो वाकया, तो अजीब सा लगता है कि ये क्या फिनोमेना था। ये थी मुमताज साहब एक ईमेल जो कि हमारे एक व्यूअर्स फाइक साहब ने अपना भेजी थी हमको, कराची यूनिवर्सिटी से। वो पढ़ते होंगे बहुत कराची यूनिवर्सिटी में। बहुत आम सा वाकया है। और आपको मैं बता दूं, शायद मैंने इसका जिक्र भी किया हो आज से कोई 2-2.5 महीने पहले, मतलब ऑस्ट्रेलिया हम्म। जाने से पहले, तकरीबन 3 महीने हो गए, 3.5 महीने। हम्म। आ, मैंने और एफएमआर ने, मैं बाकायदा हम्म। नाम ले रहा हूँ एफएमआर का, हम्म। ये प्रोग्राम बनाया कि हम शाम के वक्त कराची यूनिवर्सिटी का विजिट करेंगे। हम्म। तो हम दोनों गए हम्म। और हमने मतलब वो बाकायदा लाइट्स वगैरह लेके गए थे, उस प्रोग्राम से गए थे, स्पॉट लाइट वगैरह। और हमने 4-5 जो उसके पॉइंट्स हैं कराची यूनिवर्सिटी के, जो मोस्ट हॉन्टेड माने जाते हैं, मोस्ट हम्म। हॉन्टेड माने जाते हैं, नाम मैं बाद में किसी दफा जिक्र करूंगा मैं इंशाल्लाह, उन हम्म। स्पॉट्स का भी जिक्र करूंगा। और मैं छोटी सी वीडियोस भी आपको शेयर करूंगा जो हम बना के लाए थे। हम्म। तो बिल्कुल सही है, इस तरह के वाकयात होते हैं। ये सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट है। और जो इवनिंग क्लासेस होती हैं, क्योंकि मेरी अपनी बच्ची इवनिंग कोर्स में थी, इंग्लिश लिटरेचर में उसने मास्टर किया। मेरा जो छोटा बेटा है उसने भी इवनिंग क्लासेस ली और वो एक्चुअल साइंस में उसने ग्रेजुएशन किया। ये दोनों मतलब इवनिंग में थे। तो मेरा अक्सर जो है ना वो जाना होता था इवनिंग में। कभी बेटी मेरी फोन कर देती थी कि बाबा आके ले जाएं, मेरा वो जो पिकअप ड्रॉप की जो गाड़ी है वो लेट हो गई है, मेरा पीरियड पहले। तो मैं अक्सर मगरिब के बाद 9 बजे 8 बजे आ जाता था। लेकिन हम दोनों ने प्रोग्राम जो बनाया था एफएमआर ने, हमने आफ्टर 9 बनाया था। तो अब वहां पर रेंजर्स की मतलब एंट्रेंस पे रेंजर्स का पहरा होता है आमिर। तो वो 9 बजे के बाद किसी को एंटर नहीं होने देते। अच्छा। तो हमने ये प्रोग्राम बनाया कि हम 9 बजने में कोई 15-20 मिनट होंगे, हम उसमें एंटर हो जाए। तो तकरीबन कोई 8:45 पे 9:45 हम लोग एंटर हो गए। सही है। और उन्होंने हमें जाने दिया। फिर हम लोग अंदर घूमते रहे कोई 1-1.5 घंटा। यकीन करें आमिर, ये तो कोई मसला ही नहीं है जो इन्होंने बताया ना। क्योंकि यूनिवर्सिटी की मैंने लड़कियों को आते जाते, क्योंकि मैं जाता था, मैंने आपको बताया ना, बेटी को लेने जाता था, बहुत जाता था उसको। कभी कोई चीज जमा करानी है, कभी कोई चीज निकलवानी है। वहां पर लड़कियों की जो ड्रेसिंग है ना, 99% जो है ना, वो अबाया, जीन्स, हिजाब और जॉगर। ये बड़ी अच्छी सही बात है। है। अबाया, सही है। जीन्स और मतलब वो हिजाब। हिजाब और हम्म। जॉगर। ये हम्म। कराची यूनिवर्सिटी, अब किसी से पूछ ले, हम्म। कराची यूनिवर्सिटी किसी लड़की से पूछ ले, अभी सुनने वाले पे जो तायीद कर देंगे मेरा ख्याल लाइव चैट में। ये हम्म। है। बाकी 1-2% तो देखें हर जगह जो है ना वो होती है। हम्म। लेकिन हाई हील में लड़की वहां नजर नहीं आती। अच्छा। क्योंकि जो स्टूडेंट होगी उसको बहुत जगह वॉक करनी पड़ती है, कभी एडमिन से कैंटीन, कभी कैंटीन से अपने डिपार्टमेंट। तो वो हाई हील पहन के जा ही नहीं सकती। हम्म। तो एक तो बात सच है। और दूसरी बात यह है कि वहां पर कराची यूनिवर्सिटी में मगरिब के बाद बे इंतहा साइटिंग होती हैं, बे इंतहा हॉन्टेड दरख्त हैं वहां पर। 100-100 साल पुराने दरख्त हैं, अंग्रेजों के जमाने के बने हुए। हम्म। हम्म। तो वो हो सकता चलो। है, बिल्कुल सही बात है, इनको कोई और मखलूक होगी। और ये बिल्कुल सही है। हम कराची यूनिवर्सिटी पे इंशाल्लाह किसी दिन पूरी स्ट्रीम का आधी स्ट्रीम हम कराची यूनिवर्सिटी नहीं, पे कराची करेंगे। यूनिवर्सिटी पे इंशाल्लाह ये करते हैं कि नेक्स्ट स्ट्रीम कराची यूनिवर्सिटी पे करते हैं, मजेदार हो तो। अभी वादा ना करो, अभी वादा ना हम्म। करो, क्योंकि वक्त से पहले अगर आप वादा कर लेते हैं तो फिर हम उसको फिर मुझे तो उसमें बड़ा चले जाते हैं मुझे ना। मुझे तो बड़ा फैसिनेट करती है कराची यूनिवर्सिटी, क्योंकि मैं खुद भी रहा हूँ आप अंदर। आओगे,
आप आओगे तो मैं कोशिश करूंगा कि किसी दिन इवनिंग में हम आपको वहां पर चक्कर लगवा दें। लेकिन जब से वो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है ना, आपने सुना था 3-4 महीने पहले जो वो बॉम्ब ब्लास्ट हो गया था, लड़की ने किया था खुदकश हमला, और उसमें वो कुछ अमवात हो गई थी। तो उसके बाद उन्होंने बहुत सख्ती कर दी है, तो फिटनेस कर शाम को दी है, नहीं, सही। हाँ, वो आईडी कार्ड के बगैर नहीं जाने देते। लेकिन मैं आपको ले जाऊंगा इंशाल्लाह, किसी तरीके से हम कोशिश करेंगे विजिट करें। तो बहुत अच्छी ईमेल थी, छोटी सी थी लेकिन बड़ी अच्छी थी। अच्छा आमिर, चलते हैं हम पहले अपने कमेंट बॉक्स की तरफ, ठीक है? अच्छा जी, चले। कमेंट सेक्शन में मुसव्विर साहब तो है ही हमारे एक तरह से आशिक। थैंक यू मुसव्विर साहब, आप तो हमेशा बहुत अच्छे कमेंट्स करते हैं। आयशा सिद्दीका, थैंक यू वेरी मच आयशा। माशाल्लाह, अच्छा मोहम्मद नाम अहमद, है, बहुत हाँ, अच्छा नाम है। मोहम्मद अहमद साहब मुस्तकिल हमको फॉलो कर रहे हैं और हमको जो है ना अच्छे कमेंट्स करते हैं। सैयदा जवेरिया, थैंक यू जवेरिया, खुश रहें आप। फैसल बरोई, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब्दुल जब्बार साहब एक हमारे नए लिसनर आए हैं, मुझे नहीं पता था, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे कमेंट्स किए हैं। मैंने पहले इनके कमेंट्स नहीं पढ़े, लेकिन इस दफा मैंने इनके कमेंट्स पढ़े, इन्होंने बहुत। अब्दुल जब्बार साहब, थैंक यू वेरी मच। शाजिया खान, बहुत बहुत शुक्रिया। सैफुद्दीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। यदविंदर फ्रॉम इंडिया, वेलकम इंडिया, थैंक यू इंडिया। यदविंदर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शामिया खान, बहुत बहुत शुक्रिया, खुश रहें। अच्छा, एक नए लिसनर भी आए हैं अभी, और उनका ताल्लुक भी हैदराबाद से है, लेकिन हैदराबाद पाकिस्तान वाला नहीं, बल्कि हैदराबाद दक्कन इंडिया वाला। अच्छा, शेख साद अब्दुल तव्वाब। शेख साहब अब्दुल तव्वाब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप हैदराबाद इंडिया से आपने कमेंट्स किया और बहुत अच्छे कमेंट्स किए, प्रोग्राम को पसंद किया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा आमिर, एक है AHK खोसा, खोसा बिलोच। ये हमारे ये जो काठौर विलेज है मलीर में, सुपर हाईवे पे, वहां से इनका ताल्लुक है। बहुत अच्छे इन्होंने कमेंट्स किए हैं और ये बड़े हमारे लिसनर हैं और बहुत पसंद करते हैं। और कुछ नाम ऐसे जो मैं पहले आपको बताता हूँ कि जो हमारे 4-5 स्ट्रीम पहले तक थे और वो छोड़ गए, फिर दोबारा शामिल हुए। तो इसमें से आप, इन्होंने एक स्टोरी भी भेजी थी, जवेरिया सरोश, आपको पता है, खाली घर की ऑस्ट्रेलिया की स्टोरी इन्होंने भेजी थी, मैंने पढ़ी थी। हाँ 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 हाँ, आपने ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया के का घर अपना की, घर में, ऑस्ट्रेलिया का अपना घर में, हाँ, हाँ। ये 4-5 स्ट्रीम से गायब थी। थैंक यू जवेरिया, आप वापस आ गई। फरहा फाजिल, थैंक यू वेरी मच, खुश रहें आप, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया। एमन बहन हमारी इंडिया से हमें हर स्ट्रीम में फॉलो कर रही हैं। एमन, थैंक यू वेरी मच। अब्दुल रहीम शेख साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और देविंदर पूनिया फ्रॉम इंडिया, देविंदर, बहुत बहुत शुक्रिया आपको, बहुत शुक्रिया अल्लाह भाई। खुश रखे, इंडिया से आप आए, यार शेयर करें वेलकम। इंडिया में हमारी स्ट्रीम को भाई। हाँ बिल्कुल देविंदर, हाँ, ये हमारे मतलब इस टीम को शेयर करें और हमारे लाइक्स बढ़ाएं इंडिया में। तो ये प्लीज। था हमारा कमेंट सेक्शन। अच्छा, एक और आप भूल गए, एक और नाम जो हर उस पे होता है चैट में, अहमद जुबैर। अहमद जुबैर को मैं पिछली लास्ट ये मतलब मैं ले चुका हूँ नाम, आप अगर देखें अच्छा, तो ले चुके हैं, अहमद जुबैर सही है। साहब को ले चुका हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सबके शामिल हो जाएं, हाँ और हाँ अगर हाँ जिनके नाम नहीं लिए हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैं हाँ। कोशिश करता हूँ 10 नाम ले लूँ हर स्ट्रीम में, फिर बाकी रह जाते हैं। अगर सबके लूंगा तो फिर तो एक लिस्ट लग जाएगी। हाँ, लंबी है। अच्छा आमिर, एक मैं ईमेल सुना देता हूँ, छोटी सी हाँ, है, उसके बाद सुना फिर दे, हम आपसे बात करेंगे। सुना दे जी, हम तो बैठे ही इसीलिए हैं। अच्छा, मेरा नाम मैमूना परवीन है। मुमताज भाई, अस्सलाम वालेकुम, मैं कनाडा से हूँ और आपका चैनल पिछले 2 महीने से देख रही हूँ। मैंने सोचा क्यों ना मैं भी अपना एक वाकया आपके साथ शेयर करूं। मैं जब पाकिस्तान में मास्टर्स की डिग्री कर रही थी और उसके साथ कोई छोटी मोटी जॉब भी कर रही थी, मैं बहुत खुश थी, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी खुश हूँ। और मैं अपना सारा वक्त अपने अम्मी अब्बू के साथ बिताती थी। मेरे 2 बहन भाई हैं और हमारी छोटी सी फैमिली है। हम बहुत खुश थे, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अपने घर में किसी और की मौजूदगी का एहसास होता रहता है, और मैंने वो मखलूक बाकायदा महसूस की, जैसे वो हमारे आसपास ही लेकिन हमारे नजरों से ओझल है। रात का वक्त था और मैं पानी पीने के लिए उठी तो मैं क्या देखती हूँ कि एक जवान लड़की लंबे बालों वाली दूसरे कमरे में दाखिल हो गई और उसने मुझे आवाज दी। मैंने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया और मैंने घर वालों से ये बात छुपाई। दूसरे दिन मैं रात को तहज्जुद पढ़ने के लिए उठी तो मैं क्या देखती हूँ कि बावर्ची खाने की लाइट खुद ब खुद जल रही है, खुद ब खुद बुझ रही है। मैं थोड़ा सा डर गई
और अल्लाह का नाम लेकर वहां पहुंची तो सब नॉर्मल हो गया। खैर, मैंने नमाज की तैयारी की और नमाज के बाद मैं सो गई। मेरे कमरे में एक शीशे वाली अलमारी हुआ करती थी और वही खातून मुझे शीशे में से मुस्कुराकर घूर रही थी और मेरा जिस्म सख्ते में आ गया था। इसने मुझसे कहा, इस कमरे में आने से गुरेज करो क्योंकि ये हमारा मस्कन है और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो इसकी जिम्मेदारी तुम पर खुद होगी। तो ये एक ईमेल थी और ये अब मैमुना परवीन साहिबा जो है ना वो कनाडा में मुकीम है और पहले वो यहाँ रहा करती थी, तो उन्होंने ये एक ईमेल मुझे भेजी थी। हम्म। बात वही है कि तो उनकी अपना माजगा थी, वो वहां पे हम्म, रहती थी अपना, और उन्होंने क्लियर कट अपना बोल दिया। चले, अच्छी बात है ये कि शुक्र करेंगे आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। हाँ, अगर बस वो नुकसान, उनको हाँ, अपनी मतलब वो मौजूदगी का मौजूदगी एहसास का दिला एहसास के है। अगर वो वार्न कर देते हैं ना तो इसका मतलब है हम्म, कि वो रहना चाहते हैं वहां पर। हाँ। क्योंकि अगर बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे तो उसके रिpercussion होंगे, ये लोग फिर आलिमों के पास जाएंगे, उनको हम्म, निकलवाने की करेंगे। तो ये हम्म, होता है वार्न कर देना कि भाई आपको नुकसान कोई नहीं है, हम यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन हम्म, यहाँ थोड़ा सा गुरेज करें इस कमरे से, इस हम्म। जगह से, और बिल्कुल, उसके बिल्कुल, बाद फिर रहते रहें। तो ये है बिल्कुल, सिलसिला। बिल्कुल। अच्छा, एक टेप है आमिर, जो भेजा है, हम उसकी तरफ ना चलें, पहले टेप को सुन लें। हाँ, सुमेरा उमर ने भेजा है हाँ, और उन्होंने ये रिक्वेस्ट करी थी स्पेशली कि ये टेप जो है ये मेरा स्ट्रीम के दरमियान चलाइएगा। अच्छा और अच्छा, क्योंकि वो थोड़ा सा जो है वो बैकग्राउंड के अंदर थोड़ी डिस्टरबेंस वगैरह ज्यादा थी, अच्छा अच्छा। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि बड़ा मुश्किल हो जाता है। और वो आप को तो पता ही है कि वो उन्होंने हमसे वो भी मांगा था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अपना लेटर था, कि जी जी नात को कि उनके घर में थोड़े से प्रॉब्लम है। तो जी वो जी। कह रहे हैं कि, और वो ये कि रात के अंदर जो है वो थोड़ा डरती हैं। नहीं, इन सब बातों को स्टेप्स के बाद ना करें आमिर। हाँ, ये कर लेते हैं, चल टेप हाँ, सुनते हैं, चल। पहले उनका टेप सुने, उसके बाद फिर हाँ, हम तबसरा हाँ, करेंगे हाँ, उस पर। चले, चले, चले। अस्सलामुअलैकुम। हॉन्टेड स्पूकी टेल्स के तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलामुअलैकुम। और मुमताज़ सर, आमिर भाई, अनस भाई, आपको भी अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे और अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और आज जो है मैं एक बहुत ही छोटा सा वाक़या आपसे शेयर करना चाहती हूँ, जो कि रिसेंटली मेरे साथ पेश आया है। पर एक हफ़्ता भी नहीं हुआ शायद। तो सीन कुछ ऐसा है कि जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ था आमिर भाई को कि मेरे जो शौहर हैं वो आउट ऑफ कंट्री हैं और 2 महीने से। तो मैं जो है अपने घर में अकेली रहती हूँ और अल्लाह का शुक्र है पड़ोस वाले बहुत अच्छे हैं, बहुत ख़याल करते हैं और मेरी फैमिली भी करीब ही रहती है, तो मुझे ऐसी कोई परेशानी नहीं होती। वाक़या शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो स्लिप पैरालाइज़ है, मुझे इसका नाम भी ठीक से लेना नहीं आता क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। मेरा ख़्याल है यही इसको कहते हैं, स्लिप पैरालाइसिस। तो ये जो है मसला मेरे साथ बचपन से है और तकरीबन मैं 12-13 साल की थी जब से ये मसला है मेरे साथ, और मुझे नहीं पता कि कब कैसे क्यों हुआ, लेकिन ये बहुत ही सीरियस इशू मेरे लिए एक वक्त में बन चुका था और उस टाइम पे मुझे पता भी नहीं था कि भाई ये क्या चीज़ मेरे साथ होती है, क्यों होता है। लेकिन खैर वो मैं फिर कभी आपको डिटेल में बताऊंगी कि बचपन से मेरे साथ किस तरह के मामलात चलते रहे। अभी मैं आपको रिसेंटली ये बताऊं कि मैंने जो है वो जो ख़त मुबारक है हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो वो मैंने लगाया हुआ है। उसके बाद मुझे अपने घर में डर नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं लगता। लेकिन मुझे समझ नहीं आती इसके बावजूद कुछ दिन पहले की बात है, दिन का वक्त था और मैंने अपने घर का काम वगैरह ख़त्म किया, मैंने खाना खाया तो दोपहर का टाइम था और लाइट भी अल्लाह के करम से थी, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी देर जो है मैं सो जाती हूँ।
और उस टाइम जो है ना मुझे नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी, जैसे एक होता है ना नींद का गलबा तारी हो जाता है आपके ऊपर कि बस आपने सोना ही सोना है, आंखें एकदम बंद होने लगती हैं, खुलती नहीं है। और स्लीप पैरालिसिस में भी ये एक कंडीशन होती है, क्योंकि मेरा इसमें काफ़ी सालों का तजर्बा है, तो इसलिए मैं बड़े यकीन के साथ कह सकती हूँ कि जब आप पर ये अटैक होना होता है ना, तो अपने आप आपको बिना वक्त के भी ऐसी नींद आने लगती है कि बस आपको लगता है आप सारे काम छोड़ो और आप आंखें बंद करके सो जाओ, और आपकी आंखें जो है ना वो खुलती नहीं है, इतनी भारी हो जाती हैं। तो खैर सोने का इरादा तो मैं तकरीबन रोज़ ही दोपहर में करती हूँ, पर मुझे इतनी नींद नहीं आती। लेकिन उस दिन जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही थी, और मुझे अभी इतना ये स्लीप पैरालिसिस का इशू मुझे अभी नहीं होता, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत कम होता है। तो ये तो मेरे जहन में ही नहीं था कि भाई ये भी वजह हो सकती है कि मेरी आंखें जो है इतनी भारी हो रही हैं नींद से। मैंने सोचा ऐसे ही थकन की वजह से। तो खैर मैं सो गई और मैं अकेली थी। ज़ाहिर सी बात है कि बच्चे आते हैं सिस्टर के, लेकिन वो शाम में आते हैं। तो दोपहर में मैं अकेली थी, खाना वगैरह खाया, तो फिर जो है मुझे नींद का गलबा इतना तारी हुआ तो मैं सो गई। अब जैसे ही मेरी आँख लगी है उसके बाद जो है ये जो स्लीप पैरालिसिस का अटैक हुआ है मुझ पर, और इसमें ऐसा होता है कि आप जाग रहे होते हैं, आपको सब पता चल रहा होता है, लेकिन आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपकी बॉडी बिल्कुल पैरालाइज हो चुकी होती है, और आंखें आपकी अगर खुली भी हो ना फिर भी आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसमें क्या हुआ कि मुझे ये अटैक हुआ और मैं समझ गई, और जाहिर सी बात है फिर नींद तो नहीं आती। तो अब मैंने समझ लिया कि ये मुझ पर आज फिर अटैक हुआ है काफ़ी अरसे के बाद। तो इतना मैंने सहा है इस चीज़ को कि अब मेरा इस चीज़ में डर बिल्कुल ख़त्म हो गया है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जो है ना, हालांकि मैं एक कमज़ोर इंसान हूँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने तौर पर लड़ने की कोशिश करूँ, और मैं इस हिसार से जो है ना निकलने की कोशिश करूँ। तो वो मैं पूरी तरह से करती हूँ। साथ साथ जो है कुरानी आयात जितनी भी मुझे याद है वो मैं सब पढ़ती रहती हूँ। पहले तो ये होता था कि अगर मैं होंठ हिलाकर पढ़ना शुरू करती थी ना, तो फिर मेरे होंठ भी चिपक जाते थे, और वो ऐसे चिपकते थे कि जैसे कोई एल्फी से चिपका दिए गए हों। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। तो खैर मैं बहुत ज़्यादा, जैसे कि मैं उठने की कोशिश कर रही थी, मैं ख़ुद को हिलाने की कोशिश कर रही थी, और मैं जो है बाएं करवट पर लेटी हुई थी। तो हुआ क्या कि उमर जो हैं वो मुझे नज़र आए, और वो मेरे पास आए, और उन्होंने जो है वो मेरी बैक पर हाथ रखा, और मैंने उमर को देखा, और मुझे पता था कि ये उमर तो नहीं है, क्योंकि उमर तो जो है वो आउट ऑफ कंट्री हैं। तो मैं समझ गई कि ये उमर नहीं है। तो मैंने जो है कोशिश की कि मैं उसका हाथ झटक दूं, पर जैसा कि हम खुद कुछ भी कोई हरकत ही नहीं कर सकते उस टाइम। लेकिन मैं बस दिल में दुआ कर रही थी कि या अल्लाह मुझे इस अजाब से जल्दी निकाल दे। तो फिर क्या हुआ, वो जो कोई भी था उसने पहले मेरी बैक पर हाथ रखा, और फिर वो जो है जब उसने ये शायद रियलाइज़ किया कि मैंने उसको झटक दिया है, मैंने उसको नहीं माना कि वो उमर है, तो बाकायदा वो बेड पर जो है जिस तरफ मैं लेटी हुई थी उसकी वो दूसरी तरफ जो है वो जाकर लेट गया। फासला था मेरा और उसका, लेकिन उसके बाद उसने दोबारा मेरी बैक पर हाथ रख दिया, और मुझे पता था कि ये उमर नहीं है। तो उस टाइम मैंने इतनी ज़्यादा मैंने कोशिश की है कि मैं उठकर बैठ जाऊं, और मैं दिल में पढ़ती रही। और उस वक्त में मेरी जो कैफियत थी ना, मैं शायद अल्फाज में नहीं समझा सकती हूँ। लेकिन ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई स्टोरी नहीं है, ये हकीकत है। और ये मेरे साथ अभी रिसेंटली 1 हफ़्ता नहीं हुआ इस बात को, ये मेरे साथ हुआ है।
ठीक है अटैक करती हैं, कुछ परेशान भी करती हैं, लेकिन मुकम्मल हावी नहीं हो सकती। और यही मेरे साथ हुआ। मैंने हिम्मत नहीं आ रही, मैं डरी भी नहीं, मैं खौफज़दा भी नहीं हुई। बस मेरा यही था कि मैं कुछ भी करके जो है वो इस ट्रांस से निकल आऊँ। और उसी टाइम पर जो है इत्तफ़ाक़न या ये अल्लाह की मदद थी मेरे लिए कि सिस्टर की कॉल आ गई मेरे फ़ोन पर। तो जब भी ऐसा होता है ना कि आप स्लीप पैरालिसिस के उसमें होते हो और अगर कोई अचानक से कोई आपका कोई फैमिली मेम्बर आ जाए या आपका फ़ोन बजने लग जाए या कुछ भी ऐसी एक्टिविटी हो जाए तो फ़ौरन से आप होश में आ जाते हो। और ये मेरा ज़ाती तजर्बा है जिसकी बिना पर मैं ये बात कर रही हूँ। तो जैसे ही मेरी सिस्टर की कॉल आई है, पहली बार जब रिंग हुई तो मैं जो है मुझे पता था कॉल आ रही है, लेकिन उस टाइम जो है थोड़ा सा हल्का असर हुआ था उसका, पर मैं फ़ोन पिक नहीं कर पाई। लेकिन दोबारा मेरी सिस्टर की कॉल आई और उस वक्त जो है ना जैसे कि मैं एकदम ऐसी होश में आ गई हूँ कि मुझे मतलब कि समझ नहीं आई कि भाई ये अभी मेरे साथ क्या हुआ था। मतलब चाहे आपको कितना भी पता हो, आप कितना भी इस चीज़ से गुजर चुके हो, लेकिन हर बार जब आपके साथ ये होता है ना तो थोड़ा सा आप कंफ्यूज ज़रूर हो जाते हैं। तो मैंने पहले जो है ना जब मैं जैसे ही होश में आई ना मैंने पलट कर पीछे की तरफ देखा, जहाँ पर मैंने देखा था कि उमर जाकर लेटे हैं। तो जाहिर सी बात है कि उमर तो यहाँ पर मौजूद ही नहीं है, तो कोई भी नहीं था बेड पर। फिर मैं समझ गई कि ये एक अटैक हुआ था और ये सब हुआ था। तो खैर उसके बाद मैंने अपनी सिस्टर की कॉल पिक की और मैंने उससे बात की। ऐसे ही कुछ हमारी बातें हुई और उसके बाद जो है मैं नॉर्मल हो गई। लेकिन एक चीज़ इसके बाद होती है और वो क्या होती है कि अब जब भी मेरे साथ ये इशू होता है और जब मैं होश में आ जाती हूँ ना, उसके बाद मेरा मूड काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और इतना ज़्यादा चिड़चिड़ापन मुझे महसूस होता है कि कोई मेरे सामने बात ना करे। मुझे समझ नहीं आती मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ, अजीब सी कैफियत हो जाती है। लेकिन फिर मुझे लगता है कि ये इसी वजह से शायद जो कोई भी ये एक्टिविटी है वो यही चाहती है कि मैं परेशान हूँ, मैं डिस्टर्ब हो जाऊँ और इस तरह की मेरी कैफियत हो जाए। तो फिर ये अल्लाह ताला मुझे इतनी हिम्मत और समझ दे देता है कि फिर मैं ख़ुद को जो है रिकवर करने की कोशिश करती हूँ। और अल्लाह का लाख लाख एहसान है, अल्लाह का लाख लाख करम है कि अल्लाह ताला ने हमेशा मुझे अपने हिफ्ज़ अमान में रखा है और मुझे बड़ी हिम्मत दी है। तो फिर मुझे ये भी समझ आ जाती है कि ये जो चीज़ें हैं ये हमें डिस्टर्ब ही करना चाहती हैं, परेशान ही करना चाहती हैं। तो अगर मैं इसी तरह चिड़चिड़ी होती रही, मैं गुस्सा करती रही, तो मैंने मतलब उसके इरादे को कामयाब कर दिया। तो फिर जो है ना मैं फ़ौरन से अपना मूड चेंज करने की कोशिश करती हूँ और मैं उसमें कामयाब भी हो जाती हूँ। तो ये शायद सुनने में आप लोगों को, कुछ लोगों को अजीब लगे ये बातें, लेकिन ये मेरी एक ज़िंदगी का एक अरसा गुज़रा है इस कैफियत से नबर्द आज़मा होते हुए और बहुत ज़्यादा मैंने बर्दाश्त किया है। और अगर मैं बचपन से अभी तक लेकर सुनाऊं तो शायद काफ़ी ज़्यादा लंबी टेप हो जाएगी, लेकिन इंशाल्लाह रही ज़िंदगी और अल्लाह ताला ने मौका दिया तो मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको ज़रूर शेयर करूँगी कि बचपन से मुझे ये जो स्लीप पैरालिसिस के अटैक्स हैं ना, इन्होंने मुझे किस कदर डिस्टर्ब किया है। हर मौके पर मुझे डिस्टर्ब किया है। यहाँ तक कि जब मेरी शादी होने वाली थी उस वक्त मेरे साथ क्या क्या हुआ था वो भी बड़ा, बज़ाहिर जो है हमने उसको फ़न में लिया था, लेकिन कहीं ना कहीं परेशानी भी थी। तो खैर वो मैं कभी आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये एक छोटा सा मैसेज समझ लें मेरी तरफ से और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी स्टोरी अच्छी लगी होगी। स्टोरी नहीं थी, ये एक सच्चा वाक़या है और ये इसी हफ्ते का वाक़या है और मैंने सोचा कि ज़रूर शेयर करना चाहिए आप लोगों से। तो इंशाल्लाह फिर दोबारा किसी और वाक़ये के साथ, किसी और स्टोरी के साथ दोबारा से शो का हिस्सा बनूंगी और
बेहतरीन शो है आपका। यकीन करें कि बहुत सारे हॉन्टेड हॉरर शोज़ देखे, लेकिन ये जो आपका शो है हमें लगता है कि ये हमारा शो है और हम इसमें पार्टिसिपेट करके जो है ना बड़ी खुशी महसूस करते हैं। स्पेशली मैं तो बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करती हूँ और मुझे लगता है ये मेरा शो है, ये हम सबका शो है। तो थैंक यू सो मच आप सबका, और इस शो को इसी तरह चलाते रहिए। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा कामयाबी देगा और हम इंतज़ार करेंगे और हम आपके साथ हैं, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। इंशाल्लाह फिर बात होगी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। वही बात आमिर, मैं आपको बता रहा हूँ। सुमेरा, थैंक यू वेरी मच। और बहुत आपने, और आप तो हमारी रेगुलर लिसनर हैं और रेगुलर कॉलर भी हैं। आपने पहले भी टेप भेजे हैं, आपकी मोहब्बत। और मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं पहले भी आमिर से और आपके स्ट्रीम पे भी ये कह चुका हूँ कि सुमेरा जो है ना डरती नहीं है। नहीं, मगर अब आमिर, डरती ये हैं। बात ये टेप में, इस टेप में भी इन्होंने जिक्र किया है कि मैं डरती नहीं हूँ, मेरा डर खत्म हो गया है। लेकिन बहरहाल फिर भी एक औरत जात है तो थोड़ा बहुत तो उसको फील होता होगा। लेकिन ये हकीकत है कि सुमेरा नहीं डरती और सुमेरा के साथ मुस्तकिल ये वाकयात हो रहे हैं। पहले उनके, पता है आपको, बर्ड्स का भी उन्होंने भेजा था कि बर्ड्स उनके जो है ना वो चीखते हैं, चिल्लाते हैं, फड़फड़ाते हैं, इस तरह के कोई चीज मखलूक वो देखते हैं। तो सुमेरा, अल्लाह आपको ओल्ड खुश एरिया रखे। है, और इन तमाम, हाँ ओल्ड एरिया है। और दूसरी बात ये है कि बिहार कॉलोनी का एरिया, मतलब मुमताज साहब आपको पता है वहाँ पे। नहीं नहीं आमिर, हाँ। उसके साथ एक, मैं जो, पता नहीं मुझे ये बात कहनी चाहिए नहीं कहनी चाहिए ऑन द स्ट्रीम, ऑन एयर, कि मुझे लगता है ना कि सुमेरा के घर के अलावा ना सुमेरा की अपनी जात के साथ भी कोई चीज जो है ना मुंसलिक अटैच जरूर है। है। मुझे यही है, मुझे ये यही शक है। इसलिए देखो, ये इस टेप में इसने जिक्र किया कि वो मखलूक बाकायदा पीछे आई, इसने उसके बैग पे हाथ रखा, उसने उसका हाथ झटक दिया, फिर उसके बाद वो इसके हस्बैंड की शक्ल में, उमर की शक्ल में आई, लेकिन ये समझ गई कि इसका हस्बैंड आउट ऑफ कंट्री है, ये उसका उमर नहीं हो सकता, तो इसने फिर उसको अवॉइड किया। फिर वो उसके दूसरी तरफ जाके लेट गई, फिर उसने उसके तो आई थिंक इसकी जात के साथ भी ना, उमेरा की पर्सनल कोई जात के साथ कोई चीज जो है ना जरूर है। सुमेरा, आप जरूर किसी आलिम से मशवरा करें, मेरा तो यही मशवरा होगा, और किसी आलिम के पास जाकर ना इसका जिक्र करें और इस चीज से थोड़ा सा अपने आप को महफूज रखने की कोशिश करें। वैसे आप नहीं डरती, पढ़ती पढ़ाती हैं, बहुत अच्छी बात है। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत भी आपको है, वो भी आप, सब चीजें ये हिफाजत के लिए हैं। लेकिन फिर भी आप किसी आलिम से मशवरा कर लें तो अच्छा है सुमेरा, मेरी तो यही एडवाइस हो। क्योंकि लगातार इन चीजों का आमिर देखो होना ना इसके साथ, कभी परिंदों के साथ हो रहा है, कभी इनके अपने साथ हो रहा है, कभी घर में मौजूदगी का हो रहा है, तो ये एक सब और चीजें चीज जो भी है है ना। मुमताज साहब, ये विसिनिटी में भी हो सकता है, जो आसपास का जो एरिया है ना वो भी डिस्टर्ब हो सकता है, उसकी भी। अच्छा, कई इसमें दफा इन्होंने खुद ही एक शक भी जाहिर किया है कि ये स्लीप पैरालिसिस ना हो। तो स्लीप पैरालिसिस में तो सोते हुए मतलब, होता है। हाँ सोते हुए होता है, तो ये सो रही थी ना, ये कह रही थी मैं सो रही थी, लेकिन मुझे खुद नहीं ये नहीं, एहसास ये हुआ, एक ही दफा इसने खुद हुआ है ना बताया। इनको, ये हाँ, बार बार इन्होंने तो कहा नहीं। कि मुझे खुद ही एहसास हुआ कि ये स्लीप पैरालिसिस नहीं है, इसलिए कि उन्होंने बाकायदा जो है वो जब उसने समझा कि ये उमर का हाथ नहीं है, तो उसने उसके हाथ को झटका। जब प्री स्लीप पैरालिसिस होता है ना, तो आप अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पाते, आप तो अंदर से वही तो सोच रहे होते हैं कि यही तो बोल रहा हूँ हाँ मुमताज साहब कि ये तो बोल रही थी हाँ कि सो नहीं रही थी, तो वो स्लीप पैरालिसिस तो सोते हुए होता है ना, तो ये तो सो नहीं रही थी। हाँ, नहीं इनको सो रही थी वो। इनको एहसास हो गया ना कि ये हाँ, जो भी था कि टच होने का एहसास हो गया, टच होने का हाँ एहसास हो गया, ये इन्होंने उसके हाथ को झटका। झटका, ये तो यही ये बोलना खुद चाह रहा स्लीप पैरालिसिस में खुद आदमी मूव नहीं कर सकता अपनी मूव बॉडी नहीं के कर किसी पार्ट सकता। को। मुझे हुआ था जी, मुमताज साहब, आप यकीन नहीं करेंगे, मेरी जो बॉडी जो है वो 2-3 मिनट के लिए बिल्कुल पैरालाइज हो गई थी। ऐसे आई ही जस्ट होता वांटेड टू मूव, और मैं नहीं है मूव ऐसे ही कर होता पा रहा था। फिर आहिस्ता 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 खुद ही ब खुद ही रिलीज हुई और है। सही हो गया। लेकिन ये कि मुझे कोई खौफनाक नहीं हुआ था, लेकिन ये कि हर किसी को होता है मेरे ख्याल से लाइफ में हाँ, होता है, ये ये। होता है, हो जाता है। आप कोशिश करते हैं कि मैं उड़ जाऊं, आप कोशिश करते हैं कि मैं इस हाँ, कमरे से बाहर निकल जाऊं, या मैं चीखूं उठ के चीखूं बैठ जाऊं, नहीं नहीं चीखूं, कर लेकिन सकता। आपकी हाँ आवाज नहीं निकल रही होती, आप बॉडी को हाँ हरकत नहीं कर, ये होता है। और वो कुछ मेरे ख्याल से चंद सेकंड का होता है या 1 मिनट का होता है, वो बहुत ज्यादा देर का नहीं होता, हाँ 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 हाँ, सही बोल रहे हैं आप। अच्छा बहुत ज्यादा मुमताज देर साहब, का नहीं। एक स्पॉट है जिसके बारे में अपने मैंने आपसे बात करनी थी कि
क्योंकि हम लोग तो जाहिर सी बात है कि मुख्तलिफ जगहों की और मुख्तलिफ उसकी बात करते हैं, तो एक स्पॉट से मुराद ये कराची का स्पॉट नहीं है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि बहुत ज्यादा मैंने इसके बारे में पढ़ा है, बहुत ज्यादा आप इस पे रोशनी डालिएगा, क्योंकि मैंने खुद भी फील करा है, वहां पे मैं गया था। अंदरूने लाहौर जो है ना, उसकी जो गलियां हैं, जो पुराना शहर जो है, जहाँ पे जो फूड स्ट्रीट जो है ना इनकी, वहां पे मुमताज साहब जो है ना, बड़ी स्टोरियां आती हैं उधर से, क्योंकि वो हैं भी पुराने घर, आपको पता है। वो अशफाक अहमद साहब का एक बड़ा मशहूर वो है ना कि अगर एक सामने से एक मर्द आ जाए और वो आप आ जाए तो फिर उसके बाद निकाह की गुंजाइश रह जाती है, और उसके अलावा कुछ नहीं बचता। इतनी पतली पतली गलियां हैं वहां पे। तो वो आपको उसके बारे में क्या पता है मुमताज साहब? नहीं, आप मुझे ये बताएं, आप लाहौर विजिट किए, आपने वो जगह देखी है, गलियां मेरी देखी फुप्पो हैं? रहती थी, मेरी फुप्पो रहती थी वहां पे, नहीं, उनके घर आपसे में मैं भी पूछ था। रहा हूँ, आपने देखी है वो गलियां? जी 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 जी, मैंने देखी। अच्छा, किस जगह की बात है? क्योंकि लाहौर बहुत सारी जगह ऐसी लोहारी है जहाँ लोहारी पर। गेट, लोहारी गेट पे। लोहारी गेट, अच्छा। जी जी लोहारी गेट, मोची गेट और पुरानी अनारकली में इस किस्म की गलियां हैं। जी और ये जो मशहूर है ज़माना, बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है, अनारकली बाजार। जी 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 जी। अनारकली बाजार को उन्होंने उसी हालत में छोड़ा हुआ, तो जो मेन बाजार है उसके तो बीच में 10 फीट का रास्ता है, हम्म तकरीबन 10-12 फीट की बीच में गैप है, इधर दुकानें इधर शॉप से, बीच में 10-12 फीट का रास्ता है। लेकिन अनारकली बाजार के फिर अंदर ब्रांचेस हैं छोटी छोटी। हम्म। जैसे आपने सुना होगा, अनारकली बाजार के अंदर एक बानो बाजार है, जी जी जहां जी। पर लेडीज चप्पलें मिलती हैं। और पान उस गली बानो है। बाजार और बानो बाजार की चाट भी बहुत मशहूर है, और हाँ सारी हाँ जितनी हाँ। भी लेडीज जाती हैं वहाँ चाट जरूर खाती हैं। तो वो गली वाकई ऐसी है कि वो जो सॉरी, अशफाक अहमद साहब ने जो जिक्र किया है ना, तो वो उस उन गलियों की है कि वो निकाह की गुंजाइश बाकी रह जाती है, बहुत पतली गली है। अच्छा, इसके अलावा एक दूसरी जगह है, जैसे लोहारी गेट है ना, इस तरह से एक मोची हम्म, गेट है। मोची गेट। और उसके अलावा भी बेहतर नेमत कदा भाटी है, गेट और है। फिर हाँ। भाटी गेट है, हाँ। दिल्ली और उसके गेट है, अलावा जो काफी। आप अब जो बता रहे हैं ना, फूड स्ट्रीट जो बन गई है, जी फूड जी जी स्ट्रीट जी उस जगह पे नहीं बनी है। जो आप पतली गलियों की बात कर रहे हैं ना, जी फूड जी। स्ट्रीट उस जगह पे नहीं बनी है। फूड स्ट्रीट दो जगह बनी है, एक नेमत कदा पे जहां पर वो मतलब जो ये जो भाटी गेट है ना, उसके फ्रंट हम्म, एरिया पे जो नेमत कदा था, और एक जी। पुरानी अनारकली पे। पुरानी अच्छा अच्छा अच्छा। अनारकली का जो है ना, वो बाजार तोड़ दिया है, उसका एक मतलब जो समझ ले कहते हैं जो रास्ता है फ्रंट में, हम्म। वहां पर एक हॉल भी है जिसमें ये सारी तकारीब होती हैं। बहुत अच्छा सा नाम है उस हॉल का। वहां से वो शुरू होता है, फिर वो फूड स्ट्रीट, उसकी वो ये बहुत ज्यादा पतली गलियां नहीं है। वो ऐसी फूड स्ट्रीट है कि वो बीच में कोई 40-50 फीट वाइड एरिया मगर है। वो घर वहां पे मुमताज साहब बड़े वो है ना, ये मुगलों जाहिर के सी बात जमाने है, के घर है आमिर ना वो। आमिर वो 200-200 साल, 150 साल पुराने घर हैं। और वो लकड़ी के हम्म सारा काम लकड़ी का हुआ है उन घरों पे ना, हम्म सारी बालकनीज और मतलब जो फ्रंट पे जो शीशे लगे हुए हैं, उनके दरवाजे, मेन डोर, खिड़कियां, अंदर मतलब वार्डरोब बनी हुई है पुरानी पुरानी, लकड़ी का बहुत काम है उसमें, हम्म। और रात पुरानी में लकड़ी लोगों का। को मुमताज साहब, जो रात में जो लोग आते हैं ना लेट नाइट वहां पे, क्योंकि ऐसी बात है, रात में तो लोग सो जाते हैं, गलियां खाली होती हैं, हम्म। वहां पे बहुत किस्से हुए हैं लोगों को जो है ना। मैं दिन में तो बहुत गुजरा हूँ उन जगह पे, वो क्योंकि दिन में तो मेरा कुछ जब भी नहीं भी होता वहां पे। दिन में मैं बहुत गुजरता हूँ। अनारकली, हम्म, पुरानी अनारकली है। मैं साइकिल पे जाया करता था। अपने जो लाहौर के रहने वाले हैं वो उस चीज की तायीद करेंगे। पीएमजी ऑफिस है लोअर मॉल पे, हम्म, जहां पर माल रोड आके लोअर मॉल से मिलता है ना, टी बनती है, टी हम्म, शेप की। तो लोअर मॉल पे उसके बिल्कुल सामने पोस्ट मास्टर जनरल का ऑफिस है। बिल्कुल देखा मैं है मैंने। मैं हम्म, वहीं रहा करता था, वहीं मेरी खाला का घर था। तो वहां से फिर सामने फिर वो नासिर बाग था, गोल बाग था, उसके बाद फिर उसका नाम नासिर बाग रख दिया था, हम्म, जहाँ पर मशहूर जमाना बहुत सारे लोगों की नमाज जनाजा होती है। और हम्म। खत्म नबूवत की तहरीक भी आपको पता है उस नासिर बाग से चली थी। वो एक तरफ कृष्ण नगर की तरफ रास्ता जाता है, एक तरफ चौबुर्जी हाँ की तो तरफ फिर जाता है वो। नहीं नहीं, चौबुर्जी कहाँ पहुंच गए भाई आप नहीं, उस लोग, तरफ जाता है रास्ता, मैं बोल रहा हूँ उस तरफ जाता है, दूसरी तरफ जाता है रास्ता, भाई ये रोड की तरफ। जो पोस्ट मास्टर। अनारकली बाजार है ना, पीएमजी हम्म, ऑफिस और अनारकली बाजार के हम्म। बीच में है वो पूरा नासिर बाग। तो हम नहीं, क्या नासिर करते बाग की थे, बात नहीं कर रहा मैं, पीएमजी की बात कर रहा हूँ, जो आप आगे जहाँ की बात कर रहे थे ना, हाँ जहाँ पे वो आप तो फिर ठहरते थे, बहुत वो दूर वाली जाता है। बात कर। तो हम नासिर बाग से मोटरसाइकिल अपने वो साइकिल गुजार के, शॉर्टकट मार के अनारकली बाजार में से गुजर के पूरा अनारकली बाजार गुजरा,
फिर राइट पे टर्न कर दिया तो कुतुबुद्दीन ऐबक का मजार है वहां पर, अनारकली बाजार के अंदर एक गली में कुतुबुद्दीन ऐबक का मजार है। जो पुराने लाहौर वाले हैं वो फौरन तायीद कर देंगे इस बात की। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के मजार से बस गली में से निकल के सामने फिर वो भाटी पे निकल जाते थे हम। फिर मोची गेट पे हमारी दूसरी खाला रहती थी, भाभी का घर था, तो हम वहां चले जाते थे साइकिल पे बैठ के। तो मैं बहुत घूमा उन गलियों में, जब भी लाहौर जाता था साइकिल पे घूमता था। अच्छा, ये मुमताज साहब, ये लाहौर जो है कराची से ज्यादा हॉन्टेड है या कम है? यार अब ज्यादा कम की कोई पैमाना तो है नहीं। नहीं वैसे, क्योंकि वो हेरिटेज इतनी है ना वहाँ पे, पुराने घर इतने हैं। देखें यहाँ पर जो लाहौर के जो बारे में मैंने सुना है ना, लाहौर के बारे में जो मैंने सुना है, तो लाहौर के बारे में वो वाला एरिया जो है ना वो ज्यादा अफेक्टेड है, जो शालामार बाग से लेके और फिर जल्लू बाग तक, और ये खुदा भला करे अंगूरी बाग, जल्लू बाग, और फिर किसी जमाने में वहां पर एक टेक्सटाइल हुआ करता था जहाँ पर सिक्के बनते थे, और उससे लेके फिर जल्लू मोड़ बाग तक, और उसके बाद फिर वो सरहद आ जाती है, वाघा बॉर्डर आ जाता है। जो बीआरबी थी मेजर अजीज भट्टी शहीद, वो पूरा एरिया जो है ना, तो वो शालामार बाग से शुरू होके वो फिर वो चला जाता है वाघा बॉर्डर तक, तो वो ज्यादा एरिया अफेक्टेड है। और फिर अगर आप अंदरूनी शहर आ जाएं, लाहौर के अंदरूनी शहर, तो ये वाला जो एरिया है ना जो मैं आपको बता रहा हूँ, पुराना अनारकली, भाटी, लोहारी, इसमें बहुत पुराने पुराने बने हुए हैं। एक कैंप है पूरा जो महाजिरीन के लिए बनाया था किसी जमाने में 47 में, वो उसके अंदर कोई 200-300 घर हैं, तो वो छोटे 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 वो अभी भी कैंप बना हुआ है, अभी तक वो टूटा नहीं है, वैसे ही है। तो अब लेकिन वो कोई पैमाना नहीं है कि कराची में ज्यादा है या लाहौर में ज्यादा है। कराची और लाहौर मतलब वो एक ये कि देखिए, मैं खुद इंग्लैंड में रहता हूँ, आपको पता है यहाँ पे जो है, जो हमारे जो भाई हैं पंजाब से ज्यादा हैं, तो वो लोग मुझसे काफी जिक्र करते हैं, तो मुझे काफी स्टोरियां पता चलती हैं कि कभी कोई औरत दिखाई दी, कभी कोई, और ये कि जो नई नई अभी जो सोसाइटियां बन रही है ना, जो पीएफ सोसाइटी है इस तरफ जो है, यहाँ पे बहुत मेरे दोस्तों के घर हैं, तो वो बताते हैं, कहते हैं यार रात के अंदर जो है ना काफी साइटिंग्स होती हैं, लेकिन अनएक्सप्लेनेबल है कि साए नजर आ रहे हैं। कई दफा ये लोग बोलते हैं, कहते हैं यार हमारे अपने साए होंगे, लेकिन फिर ये कई दफा इनको समझ में भी आ जाता है नहीं ये हमारे साए नहीं है, क्योंकि हम मूव नहीं कर रहे हैं, वो मूव कर रहे हैं। तो आपके सामने देखें ना, ये जो नया लाहौर जो बना है पूरा, वो तो आप देखें वो एग्रीकल्चर लैंड थी किसी जमाने में, बिल्कुल। तो और ये इत्तेफाक फाउंड्री के बाद तो वो फाउंड्रीज थी, वो इंडस्ट्रियल एरिया था, समझ लो लाहौर खत्म हो जाता था। अब वो पूरा जो लाहौर, जो नया लाहौर है उसके बाद बन गया कलमा चौक, और मतलब ये है कि शौकत मेमोरियल, ये जो शौकत उमर हॉस्पिटल है, अपने शौकत खानम हॉस्पिटल है, उसके बाद बैरिया टाउन, वेलेंशिया टाउन, वापडा टाउन, एग्रिल टाउन, पता नहीं कितने कितने टाउन है। फिर वो बैरिया टाउन तक, और ठोकर न्याज बेग से आगे वो अपने कौन सा है ये इनका जो अपने जो महल है इनके, समझ लो रायवेंड, और फिर रायवेंड से आगे जो है ना पूरा, तो ये तो पूरा सब नया शहर है ना, वो तो सब एग्रीकल्चर लैंड थी। हाँ, तो वहाँ पे डिस्टर्बेंस होगी। हाँ, वहाँ पे तो डिस्टर्बेंस होगी। अब वो किसी जगह कब्रिस्तान था, किसी जगह कुछ था, वो सब समेट करके सोसाइटीज बन गई। तो वेलेंशिया एक सोसाइटी है, वहां पर 2-3 लोगों ने कहा, साइटिंग में भी जाके वेलेंशिया में रहता था, अब तो मैं 4-5 साल से गया नहीं। वेलेंशिया टाउन एक खुली खुली जगह थी, बहुत अच्छी सोसाइटी है, बहुत अच्छी सोसाइटी है। सही। तो वहां पर भी हर जगह मौजूद है। एक ईमेल है, आप बोल रहे थे कि आप पढ़ेंगे ईमेल अपना, आप हमें सुनाएं एक अपनी खूबसूरत आवाज के अंदर एक ईमेल सुना दूं आपको? चलें, सुना देते हैं। अगर जोर से आ रही है तो सुना दें। सुना देते हैं यार, कोई मसला थोड़ी है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा एक दोस्त अशरफ केंद्रा नगर में रहता था। अब ये मेरे पढ़ने में हो सकता है गलती हो, इसका कोई तलफ़ुज़ दूसरा हो, मुझे जो इसने लिखने में नजर आ रहा है वो केंद्रा नगर, कोई मसला या कीना नगर या केंद्रा नगर में रहता था। आज से 16 साल कबल इसके साथ एक अजीब सा वाकया पेश आया। वो अपने मामू की शादी में केंद्रा नगर से लाहौर जा रहा था। जिस बस में वो सवार था, इसे चलते तकरीबन 1 घंटा हो चुका था। दोपहर का वक्त था, गर्मी काफी थी और लू भी चल रही थी। गाड़ी अपनी पूरी रफ्तार से रवादवा थी कि एक सुनसान जगह पर एक ज़ईफ आदमी लाठी के साथ टेक लगाए खड़ा था। इसने बस रोकने के लिए इशारा किया। ड्राइवर ने बस रोकी और खुद स्टीयरिंग पर दोनों बाजू टेक कर सर को भी औंधा कर लिया कि सवारी चढ़ने तक जरा ऊँग ले। कंडक्टर ने बस रुकती देखकर फौरन दरवाजा खोल दिया
ताकि सवारी अंदर आ जाए। बस रुक गई। बस को खड़े हुए चंद सेकंड गुजर गए, लेकिन कोई मुसाफिर सवार ना हुआ। तो कंडक्टर ने नीचे उतरकर इधर उधर देखा, मगर कोई आदमी नजर ना आया। बस के मुखालिफ सिम देखा तो वहां भी कोई आदमी ना था। ये देखकर इसने ड्राइवर को आवाज दी, उस्ताद बस चलाओ, यहां तो कोई सवारी नहीं है। मगर ड्राइवर टस से मस ना हुआ। इसने दूसरी दफा कहा, चलो उस्ताद, लेकिन ड्राइवर फिर भी खामोश रहा। आखिर इसने ड्राइवर के पास जाकर इसको झंझोड़ते हुए कहा, क्या हो गया है उस्ताद, चलो ना, चलते क्यों नहीं? ड्राइवर ने फिर भी जुम्बिश ना की। तो बस के दूसरे मुसाफिर भी ड्राइवर के पास आ गए। उन्होंने मिलकर ड्राइवर को उठाने की कोशिश की, मगर सब बेसूद, क्योंकि इसकी रूह तो कफ से अंसरी से परवाज कर चुकी थी। सब परेशान थे कि अचानक ये सब क्या हो गया। वो बूढ़ा कौन था जो अचानक गायब हो गया? क्या वो इजराइल अलैहिस्सलाम थे, जिन्होंने बस खड़ी करवा कर ड्राइवर की रूह कब्ज की? अगर वो चलती बस से ड्राइवर की जान कब्ज करते तो जाने कितने और लोग बेमौत मारे जाते और कितनों को चोटें आती। खुदाबंद करीम के बचाने पर सब सवारियों ने अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया। मैं जब भी ये वाकया याद करता हूँ तो अजीब सी कैफियत हो जाती है कि मौत का वक्त मुतय्यन है। आदमी इस सिलसिले में बिल्कुल बेबस है। किसी को नहीं पता किस वक्त किसका बुलावा आ जाए। ये एक अनफॉरगेटेबल, नाकाबिले फरामोश वाकयात में से मैंने एक निकाला था। तो अब इस पे आप तबसरा क्या कर सकते हैं, ये तो अल्लाह ताला की तरफ से किसी की मौत आई थी। लेकिन बताने का मकसद सिर्फ ये था कि उस बूढ़े आदमी ने, वो इंसान की शक्ल में आए इजराइल अलैहिस्सलाम, और उन्होंने बाकायदा बस रुकवाई एज ए पैसेंजर, ताकि बस ठहर जाए। और जब बस ठहर गई तो उन्होंने ड्राइवर की रूह कब्ज कर ली, क्योंकि और कोई वजह ही नहीं थी। नीचे उतर के देखा कंडक्टर ने तो वो बड़े साहब गायब थे जो नहीं, बस रुकवा रहे थे। मुमताज साहब, इसके अंदर क्लियर कट, जैसे हमारे उलमाए दीन, उलमाए कराम और जो जितने भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और की तरफ से जो भी अपना जो हमें मिली है इंफॉर्मेशन मिली है, और वो ये मिली है कि जो आपकी जो मौत का वक्त होता है और जगह होती है ना, उसका तयन होता है, डिसाइडेड है वो। हाँ, अब वो उस ड्राइवर की मौत उस स्पॉट पे आनी थी और उस टाइम पे आनी थी, तो इसीलिए वो बस रुकवाई गई। अगर हाँ। वो उस स्पॉट पे नहीं आनी होती तो वो बस चलती रहती, सही किसी और अब वो जगह पे हो चलती, जाती। अब जाहिर सी बात है, हाँ, चलती बस में तो वो जगह जो है ना, फिर वो मिस कर जाती ना। अगर मिस 1 कर सेकेंड जाता। या 2 सेकेंड भी होता तो वो थोड़ी बहुत तो आगे चली जाती है, पीछे रह जाती। तो बिल्कुल। एग्जैक्ट उसी जगह पर रुकी बस, और बस वो बस रुकी है। और ऐसा अक्सर होता है ना कि बस जैसे रुकती है पैसेंजर उठाने के लिए, चलने के लिए, तो वो चंद सेकंड के लिए ड्राइवर जो है ना ऐसा कर लेते हैं, हाथ स्टीयरिंग पे ऐसे हाथ रख के ना। तो वो ड्राइवर बोलने लगा, ऐसे बस हुआ। उसके बाद पैसेंजर तो आया नहीं, और ड्राइवर साहब जो है वो अल्लाह को प्यारे हो गए। तो अल्लाह सब लोग ताला की हैरान थे। हिकमत तो ये होगी। मुझे एक अजीब सा वाकया लगा। मैंने कहा नहीं अनफॉरगेटेबल में से नहीं, मैंने पढ़ा था। सुपर नेचुरली है, हमारे लिए हाँ सुपर नेचुरली है हाँ, कि ये तो एक मैंने कहा ऐसी चले एक मैं चीज आपको हुई। सुनाता हूँ लोगों को। अच्छा मुमताज साहब, एक छोटा सा एक किस्सा है ये कि हम लोग जो है तकरीबन कोई 9-10 के अंदर मैट्रिक में थे, तो हमारे इलाके के अंदर एक बड़े मशहूर कस्टम वाले थे। तो अच्छा। अब कस्टम वाले तो आप नाम सुन के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई अपना बड़ी बड़ी गाड़ियां सब कुछ, और ये कि उस जमाने में यानी आजकल के हिसाब से समझ लें 8-10 लाख, उस जमाने 20-25 हजार का जानवर लेके आते थे। वो बड़े बड़े अपना जो है ना बुल्स वगैरह ये वो, और हलीम हो रही है तो 30-30 दे के हलीम की बन रही है। सब हलाल के तो पैसे से, हाँ, सब आपको तो पता है ना, फिर कस्टम में तो फिर ऐसे ही होता है ना। हलाल के तो पैसे से। हाँ, पीसेस में उनके 6 करते हैं माशाल्लाह से, तो आप अंदाजा लगा लें। बहुत बहुत जबरदस्त तो है, जबरदस्त। वो जो है उम्र उन्होंने और हज भी बहुत किए होंगे उन्होंने। इसका तो नहीं पता, लेकिन ये कि बहरहाल थे उनके 14 बच्चे, हर साल का नया मॉडल था उनके पास। तो हाँ, यानी कि मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, लेकिन मुझे उसके बहन भाइयों के नाम नहीं पता थे पूरे, इतने सारे थे। तो घर का गेट खुलता था सुबह तो ऐसा लगता था कि जैसे स्कूल की छुट्टी हुई है, हालांकि बच्चे स्कूल जा रहे होते थे वो सारे, इतने होते थे वो। तो एक दिन ऐसा हुआ कि
ये 8 मुहर्रम को उनके यहाँ बनती थी हलीम। तो पूरा जो है हम लोग रोड वोड वगैरह जो है गली वगैरह बंद करते थे। तो बिल्कुल उसके जो 2 गलियों के बाद लाइंस एरिया था, और इस तरफ जो है राइट साइड पे अगर आप देखें तो वो गली आगे जाके सिंधी मुस्लिम की तरफ, आगे जाके सिंधी मुस्लिम की तरफ जाती थी। और हाँ, और अगर आप सीधे चले जाएं तो वो बिल्कुल रोड सीधी जो जाके जो है सोसाइटी ऑफिस की जो बड़ी बिल्डिंग है ना, जो उस पे जाती थी वो। तो हम लोग उस रोड पे थे। वो रोड हमने बंद करी, कनाते लगाई इन लोगों ने, और 30-40 दे के चढ़ी हुई। अब 40-50 लड़का बैठा हुआ, और कोई ताश खेल रहा है, कोई गोटा लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो एक हंगामा मचा हुआ। अब वो हंगामा आहिस्ता 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 1:30-2 बजे के बाद जाके थोड़ा थमना शुरू हुआ, थकना शुरू हुए। कुछ लोग चले गए, कुछ आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं। हम लोगों ने ये प्लान बनाया कि भाई चलो भाई अपना एक काम करते हैं, छुपन छुपाई खेलते हैं। तो अब एक नई नई सोचती थी कि क्या करने रात में, छुपन छुपाई खेलते। चलो भाई छुपन छुपाई खेलने के लिए 12-13 लड़के अपना खेलना शुरू हो गए। भाई एक की बारी, अच्छा इत्तेफाक की बात है कि उसमें बारी मेरी थी, ढूंढना मुझे था। तो वो सारे अपना छुप गए। अब मैं निकला जी 2-4 मिनट के बाद, अपना एक एक को पकड़ता गया पकड़ता गया पकड़ता गया। एक लड़का ना मिले मुमताज साहब, उसका पता ही नहीं है। सुबह के 4 बज गए, उसका नहीं पता चला कि वो कहाँ है। अब वो हमने कहा यार शायद घर चले गया होगा, कुछ होगा। अच्छा, एक लड़के को जो है ना हाजत हुई, तो वो रहता था थोड़ा दूर, दूर से आया हुआ था हमारा दोस्त। तो इस तरफ गया वो दोस्त के घर में जिसके यहाँ हलीम हो रही थी। तो वो क्या नाम है अपना, बिजी था उनका बाथरूम नीचे, क्योंकि वो सारे जो उनके जानने वाले रिश्तेदार वगैरह सब आए हुए थे, वहीं बैठे हुए थे। तो वो उसको लगी, उसका हिसाब किताब जरा थोड़ा अर्जेंट का था, तो वो पीछे भागा गली के अंदर। अब वो गली के अंदर भागा है, तो उसने जब जाके देखा है कि वो दोस्त जो है, एक फॉक्सी खड़ी हुई होती थी गली में, एक सांप की थी। वो फॉक्सी मुमताज साहब इतनी पुरानी हो गई थी कि वो गली के अंदर दब जाती है ना नीचे रोड पे, वो गली के अंदर अपना उसमें मट्टी में वो दब गई थी तकरीबन आधी। तो वो लड़का वहां पे छुप, मेरे ख्याल से छुपा हुआ क्या होगा, वो वहां पे बेहोश पड़ा हुआ था। अब तो एक कोहराम मच गया जी, हुआ क्या, ये क्या। बाहर उसको उठाया, उसको उठा के जो है जी अपना होश होश में लाए। थोड़ी देर के बाद जो है अपना जब वो होश में आया, तो उससे पूछा क्या, कह लगे भाई हम ये छुपन छुपाई खेल रहे थे। कह लगे कि मैं यहाँ पे आया हूँ, कह लगे मैं यहाँ पे आके छुपा हूँ, और ये घर पे फॉक्सी के सामने, घर के अंदर, घर के ऊपर एक पिलर था। कह रहा मैं पिलर के पीछे अंदर की तरफ छुप गया था। तो कह रहा मुझे बाहर से किसी की आवाज आई है, औरत की, मेरा नाम लेके, कि बाहर तो निकलो। तो कह रहे मैं समझा कि कोई ऐसे कोई आंटी वांटी वगैरह होंगी इलाके की, जो पीछे गली में से मुझे देख रही होंगी। कह लगा मैं बाहर निकला हूँ, कोई भी नहीं है। कह रहा फिर मैं छुप गया। फिर 2-3 मिनट के बाद फिर आवाज आई किसी खातून की, हंसते हुए, कि बाहर तो निकलो। कह रहा मैं बाहर निकला, कह रहा कोई नहीं था। कह रहा मेरी नजर पड़ी फॉक्सी के ऊपर। कह रहा फॉक्सी के ऊपर कहने लगे एक खातून बैठी हुई थी, जिसके लंबे लंबे बाल थे और उसकी लाल आंखें थी ऐसी जैसे लाइट जल। कह रहा बस वो देख के जो है मैंने भागने की कोशिश करी है, मगर मुझसे भागा नहीं गया, और मैं फेंट हो गया, मैं गिर गया। हाँ, उसके बाद मुमताज साहब वो जो है ना, उन साहब को हम लोगों ने सबने फोर्स करके, फिर हम लोगों ने वो फॉक्सी हटवाई वहां से। हमने कहा ये लगता है कि ये गाड़ी जो है ना, ये खाली पड़ी हुई है ऐसी यहाँ पे, ये हो गई है, इसमें कोई मखलूक वखलूक वगैरह आ गई है रहने के लिए, इसको हटवाओ। तो हमने फिर वो वहां से वो हटवाई है, वो सफाई वगैरह करवाई है। तो ये एक छोटा सा सीन था जो मेरे जहन में भी आया। मैंने कहा साहब चलो वो मैं आपके छुपन छुपाई खेल ली ना सही। एकदम आला आला किस्म की छुपन छुपाई हो गई। वो उस लड़के की जगह मुझे लगता है तुम जाते ना, तुम्हें पता चलता है छुपन छुपाई, तो हो तुम्हारे पूरा हो जाता छुपन छुपाई तुम्हारी। तो मैं यार, इस रात के 2 मैं बजे इस और छुपन छुपाई बच्चे खेलते हैं यार, जवान थोड़ी खेलते हैं इतने बात बड़े। यही तो हम भी तो बच्चे ही थे उमदा साहब, 9-10 के बच्चे थे यार उस टाइम पे। चलो हम लोग ये तो 9-10 में क्या एज होती है, 14 साल, 13-14 साल। लाइटर नोट पे मैंने बोल दिया, लेकिन तुम्हें हाँ जाना चाहिए था फॉक्सी के अंदर। ऐसी जगहों पे नहीं जाना चाहिए यार, मतलब जाहिर सी बात है, वो कोई ना कोई तो होगा ना, वो आप मुमताज घुस गए साहब, उधर। उसने मुझे मुझे पता क्या लगता है, उसने लगता है उसने कोई और कार्रवाई भी करी होगी, वो वो वहां पे यही छुपने के चक्कर में वो। मैं बोलना हाँ। नहीं चाह रहा था, लेकिन असल में वो सिर्फ छुपा नहीं है। वो जो हम्म भाग रहा था इधर उधर गलियों में ना, तो उसने देखा हम्म ये फॉक्सी है, पीछे पिलर है, यहाँ कोई नहीं देखेगा कि ये तो बेहतरीन किस्म का, मतलब ऑर्गेनाइज्ड वॉशरूम मिल गया उसको। हाँ, वो मुझे लगता है कि उसके साथ ये हो हाँ गया, नहीं, और वहां पे जो डेफिनेटली मखलूक थी डेफिनेटली। उसने फिर अपने आप को शो करा दिया हाँ उसे। डेफिनेटली डेफिनेटली यही तो हुआ होगा। ये तो बर्दाश्त ही नहीं ना। हम्म। चले, आपकी एंडिंग स्टोरी क्या है वो सुनाए।
एंडिंग स्टोरी वही अपना मुमताज साहब, अपना हॉन्टेड मोटरवेज स्टोरीज हैं। और सुनाए सुनाए ये सुनाए। कि फिर इस पे फिर बात करते हैं उसके बाद। हाँ, बाद में बात करेंगे, पहले सुनाए। आजकल की ज़िंदगी में हम सबका मोटरवेज या हाईवेज पर अक्सर जाने का इत्तेफाक होता है। दिन में तो ये चमचमाती काली रोडें लाइन्स के दरमियान आपको लेते हुए आपकी मंजिल तक आपको पहुंचा देती हैं, मगर हम में बहुत लोग हैं जिनको इन रोड्स पर खौफनाक पैरानॉर्मल सूरत हाल से गुजरना पड़ा। कुछ लोगों ने तो यकीन कर लिया कि ये पैरानॉर्मल है, मगर जो लोग इस पर यकीन नहीं करते वो आज तक इस फिनोमेना को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये उनके साथ क्या हुआ था। आइए नज़र डालते हैं दुनिया की कुछ मोस्ट हॉन्टेड रोड्स पर। A229 रोड ससेक्स से कैंट तक जाता है। इसके बारे में बिलीव है ये इंग्लैंड का मोस्ट हॉन्टेड रोड है। 1992 में ईयन उस रोड पर ट्रैवल कर रहा था। उसने देखा कि एक यंग औरत वाइट ड्रेस में उसकी गाड़ी के सामने आ गई और टायर के नीचे कुचली गई। उसने गाड़ी रोकी और आवाज़ भागता बाहर निकला कि उसने एक पेडिस्ट्रियन को गलती से जान से मार दिया है, मगर वहाँ पे कोई नहीं था दूर दूर तक। 2 वीक के बाद एक और आदमी कैंट की तरफ सेम रोड से जा रहा था। उसने भी सेम रिपोर्ट किया। दोनों डिफरेंट आदमियों की स्टोरी सेम आइडेंटिकल थी। लोकल पुलिस अथॉरिटी के रिकॉर्ड से पता चलता है कि 1974 में एक बंदे के साथ सेम केस हुआ था। सेम लेडी थी, मगर उसने उसको ब्लैंकेट में कवर किया और पुलिस और एम्बुलेंस को कॉल की। जब वो मुड़ा और ब्लैंकेट की तरफ देखा तो वहाँ कोई नहीं था। तमाम ड्राइवर्स के मुताबिक क्रैश और इंजरीज इतनी इंटेंसिटी की होती थी कि पॉसिबल नहीं होता था कि कोई वॉकआउट कर जाए। बैक इन 1966 जूडिथ नामी औरत का पता चला कि वो सेम स्पॉट पर ट्रेजिकली मर गई थी। उसने शादी का गाउन पहना हुआ था और वो उसकी शादी का दिन था। कहते हैं ये उसका गोस्ट है। नंबर 2, प्रोस्पेक्टर रोड, कैलिफोर्निया। यहाँ कहते हैं फैंटम नज़र आता है। कहते हैं उसने अपनी ज़िंदगी हार दी थी इस रोड पर। कहते हैं कि वो कोई गोल्ड माइनर था और बहुत सारे गोल्ड माइनर ने उस एरिया में अपनी ज़िंदगियां खो दी थी। उसको माइनिंग करते हुए गोल्ड मिला, उसके साथियों को लालच आई और उसका गोल्ड हथियाने का फैसला हो गया और उसको एम्बुश करके इस रोड पर कत्ल कर दिया गया। कहते हैं उसका रूह या करीन अब इस रोड पर इस जगह को हॉन्ट करता है। हाइकर्स और ड्राइवर जिनका उससे इनकाउंटर हुआ है वो बताते हैं कि वो बहुत बड़ा और लंबा है और उसकी दाढ़ी भी है और वो माइनिंग वाले क्लोथ पहना हुआ होता है। कुछ ने कहा कि वो वार्निंग देता है कि दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मगर कुछ कहते हैं कि वो इससे काफ़ी ज़्यादा वायलेंट है और वो रोड पर होने वाले मेजॉरिटी एक्सीडेंट का जिम्मेदार है। कहते हैं उसकी स्पिरिट रोड के अलावा उस एरिया में भी घूमती नज़र आई। लोगों के दरवाज़ों को नॉक करना, लाइव स्टॉक और पेट्स को डराना और उनके मालिकान को खौफजदा करना एक आम सी बात है वहाँ पे। कहते हैं वो अपना गोल्ड ढूंढता है जो उससे उसके साथियों ने स्टोल कर लिया था। नेशनल हाईवे 33, 3 सालों में 245 लोगों की जान निकल गया। लोकल पुलिस के मुताबिक ये वो वाहिद जगह है जहाँ जानलेवा एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू नॉर्मल एक्सीडेंट के। 40 किलोमीटर लंबी ये मोटरवे बुंदू से तमार तक ट्रैवलिंग के लिए इस्तेमाल होती है और ये इंतहाई डेंजरस मानी जाती है। कहते हैं यहाँ एवियर स्प्रिट है जो इन तमाम एक्सीडेंट्स के बाइस बनती है। लोकल टेम्पल्स के प्रीस के मुताबिक एक चुड़ैल इस वैली में देखी जाती है रात को। बहुत से ड्राइवर अपनी गाड़ी का कंट्रोल खो बैठते हैं उस चुड़ैल से बचने के लिए। एक नाइट गार्ड ने बताया कि उसने एक औरत को वाइट ड्रेस में देखा
हाईवे की क्रॉसिंग पर। ऐसा लग रहा था कि वो किसी का वेट कर रही थी। इसी वजह से मेजॉरिटी इस हाईवे पर रात में ट्रैवल करने से गुरेज करते हैं और ट्रक ड्राइवर्स बेइंतहा एहतियात करते हैं जब वो इंडिया की इस हाईवे से गुजरते हैं। A75 स्कॉटलैंड 15 माइल लंबी ये रोड है। इस रोड की रेपुटेशन अजीबोगरीब वाक़यात की वजह से मशहूर है। इसको स्कॉटलैंड की मोस्ट हॉन्टेड रोड कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ये रोड एंग्लो स्कॉच बॉर्डर के पास है। 2013 में बॉब एक स्नेक बार चलाता था इस रोड के पास। बताता है कि किस तरह लॉरी ड्राइवर जो रोड के साइड पर रात में लॉरीज पार्क करते थे कितना ट्रॉमेटाइज और डरे हुए होते थे सुबह को, और कुछ तो रात में ही भागकर इसके बार में पना लेते थे। लोकल पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के मुताबिक चीखती हुई बदशक्ल बुढ़िया, आइलेस फैंटम, डिफरेंट गैर ज़मीनी मखलूक़ात इस रोड पर रात में कॉमन दिखाई देती। 1962 में डेरेक एंड नॉर्मन इस रोड पर ड्राइव कर रहे थे जब एक बड़ी सी मुर्गी उड़ती हुई इनकी कार की विंड स्क्रीन से टकराई, और जब उन्होंने रोका तो वो वहाँ पे गायब हो चुकी थी, मगर स्क्रीन पे खून का निशान था। जब वो गाड़ी से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि खौफनाक क्रिएचर्स रोड के राइट से रोड के लेफ्ट पर मार्च करते हुए जा रही हैं। वो बताते हैं उनमें हर किस्म की मखलूक थी, इंसान नुमा, जानवर नुमा, गोस्ट टाइप, तकरीबन तमाम खौफनाक मखलूक़ात शामिल थीं। डायरेक्ट तो उनको देखकर बेहोश हो गया था, मगर नॉर्मन अपने होश में रहा और उसने तमाम ज़िंदगी इस रोड पर सफ़र न करा। एक आदमी कॉमन इस रोड पर नज़र आता है, गाड़ियों के सामने आ जाता है, लोग इसको हिट करते हैं, मगर जब रुकते हैं तो कोई नज़र नहीं आता और कोई उस जगह पे नहीं होता। नंबर 5, आर्चर एवेन्यू, इलिनॉय। ये साउथ वेस्ट शिकागो में है। इस रोड पर एक कब्रिस्तान भी है। बहुत आदमी ने रिपोर्ट किया है एक औरत को जो कि यंग होती है, वो यहाँ पे नज़र आती है। वो ब्लॉन्ड होती है, उसकी ब्लू आइज़ होती हैं, उसने वाइट पार्टी ड्रेस पहना होता है और डांसिंग शूज़ होते हैं। वो लिफ्ट मांगती है और पूरी लिफ्ट के दरमियान खामोश रहती है। जब गाड़ियाँ कब्रिस्तान के पास पहुँचती हैं तो वो गाड़ी रुकवा कर कब्रिस्तान के अंदर चली जाती है और कब्रों के पीछे गायब हो जाती है। लोकल अथॉरिटीज़ के मुताबिक 1930 के बाद इस औरत की 40 के करीब सेम इंसिडेंट की साइटिंग हो चुकी हैं। 1939 में एक क्लब में एक खूबसूरत यंग लड़की जेरी को मिली। उन्होंने उसके साथ डांस किया पूरी रात। जब पार्टी ख़त्म हुई उसने जेरी से लिफ्ट मांगी आर्चर रोड की। जेरी उसको ले गया और कब्रिस्तान के पास उसके साथ भी वही हुआ जो औरों के साथ होता है। वो उतरी, अंदर गई और कब्रों के दरमियान गायब हो गई। ऐसा कुछ टैक्सी ड्राइवर्स के साथ भी हुआ। इस लड़की की पहचान यंग एना मरीजा नॉर्कस के नाम से हुई, जो 1927 में कार एक्सीडेंट में मारी गई थी जब वो लोकल बॉलरूम से अपने बाप के साथ आ रही थी। कुछ लोग कहते हैं कि ये लड़की मैरी थी जो कि क्लब में अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी। आर्गुमेंट होने पर वो डांस पार्टी छोड़कर आर्चर एवेन्यू से घर जा रही थी कि हिट एंड रन का शिकार हुई और उसकी कब्र उसी कब्रिस्तान में है और वो उसके बाद से आज तक उस जगह को मुख्तलिफ टाइमों में मुख्तलिफ रातों में हॉन्ट करती है। जी मुमताज साहब। अच्छा, अब ये हाईवेज की स्टोरी जो तुमने की है, ये कहाँ से तुमने, पहले ये बताओ कि ये कहाँ से निकाली है, पहले ये बताओ। ये स्टोरी, हाँ, ये कुछ कहाँ से तो, बता, ये कंटेंट कहाँ से मिला तुम्हें? कुछ तो मुझे इंटरनेट से मिला है, कुछ अपना मुझे जो है मेरे पास अपना कुछ ऐसे वो हैं जो जैसे आप सर्च करते हैं ना गूगल पे तो वो अच्छा आपके अच्छा सामने आ जाते हैं उसके अंदर।
तो मेजोरिटी जो है वो अब वो एक आ जाता है, जैसे फर्ज करेंगे जैसे ये स्कॉटलैंड वाली, ये ससेक्स वाली रोड थी, कैंट वाली ससेक्स। अब ये एक आ गया मेरे सामने नाम, अब ये नाम मेरे सामने आ गया, मुझे पता चल गया कि ये नंबर है। तो अब उसको जो है मैंने अलग से गूगल पे लिखा, तो अच्छा, उसके तो फिर बारे वो में उस वाले पोर्शन की फिर आपको डिटेल मिल गई। वो पूरी इंफॉर्मेशन आ जाती है कि उसके अंदर क्या क्या है, कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। और उसके नाम के आगे मैंने लिख दिया कि A224, फर्स्ट करें A224 हॉन्टेड स्टोरीज। तो उसके अंदर जितनी भी पैरानॉर्मल रिसर्च जर्नल थे, जितने भी इसके साथ में इंसिडेंट हुए, और नॉर्मल भी कंस्ट्रक्शन के बारे में, उसकी कब बनी, क्या बनी, किस तरह से है, कितनी लंबी है, क्या स्ट्रेच है, वो सब आ जाता है लिखा हुआ। ना तो इट जो वाज लिंक इट वाज इंटरेस्टेड स्टोरी, और इंटरेस्टेड मतलब वो कंटेंट था। मेरा मतलब कहने का ये कि तुम्हें याद होगा कि लास्ट स्ट्रीम पे हमने बाकायदा हाईवेज के ऊपर, मुझे तो नहीं पता तुम ये पढ़ोगे अभी हाईवेज की, लेकिन लास्ट स्ट्रीम पे हमने एक छोटी सी बात भी की थी इसके बारे में कि जो ट्रक ड्राइवर होते हैं, जो कंटेनर ड्राइवर्स होते हैं, उनको बेइंतहा साइटिंग होती है यार। सुबह से लेके शाम तक चलते होते हैं, रात से लेके सुबह तक चल रहे होते हैं, और मुख्तलिफ एरियाज से गुजरते हैं। और आमिर, मैं आपको बताऊं, यूरोप तो पूरा जो है ना वो कनेक्टेड है ना रोड से। जी जी। मतलब हम किसी जमाने में फ्रैंकफर्ट हब कर दिया करते थे सारा कार्गो हम फ्रेटर चलाते थे, ठीक है। फ्रेटर चलता था हफ्ते में 3 फ्रेटर फ्रैंकफर्ट के, 2 फ्रैंकफर्ट के, एक एम्स्टर्डम उतरता था, हॉलैंड नेदरलैंड। तो बाकी पूरा यूरोप जो है ना, हम वहां से ट्रकिंग, तो पूरा यूरोप तो मतलब मिला हुआ है ना, बीच में कहीं कोई वो नहीं है। अब बाय रोड जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, हॉलैंड चले जाएं, जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस, सब मिले हुए हैं आपस में। सिर्फ फ्रांस और बर्तानिया में एक वो था जो इंग्लिश चैनल बना दिया 35 किलोमीटर के बीच में, समंदर छोटा सा। आप तो लंदन में रहते हैं, तो वो उन्होंने इंग्लिश चैनल के नाम से बना के वो टनल बना दी, जिसमें डायना की वो डेथ हुई थी। तो बाकी जो है ना, बाकी तो पूरा यूरोप आप देखें वो रोड से मिला हुआ है। तो सारा सारा दिन, सारी सारी रात बड़े बड़े ट्रेलर चलते रहते हैं कार्गो लेके। इनको कितनी साइटिंग होती होगी यार। और स्विट्जरलैंड में आपको पता है, मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी स्विट्जरलैंड में ज्यूरिख की जो पहाड़ है ना, माउंटेन ऑफ ज्यूरिख, तो वो एक कोई जेनेवा से ज्यूरिख जा रहा था या किसी और शहर से ज्यूरिख की तरफ जा रहा था ना, तो उसको रात को जो है ना वो गाड़ी, उसका पूरा ट्रेलर जो है ना हैंग हो गया था, पूरा ट्रेलर हवा में। नहीं, हवा में नहीं, ऐसा हुआ ना कि मतलब ट्रेलर जा रहा है, अब वो मतलब कई टन वजन होता है, 15 टन, 12 टन, वो जो लॉन्ग व्हीकल्स नहीं होते ट्रेलर्स के, वो था। 60, तो 18 व्हीलर, 18 व्हीलर, पता नहीं क्या 36 व्हीलर, कितने व्हील होते हैं उसके, वो लंबे लंबे चले। ऑस्ट्रेलिया में मैंने देखे बहुत लंबे लंबे होते हैं, वो कंट्री साइड पे चलते हैं, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, फ्रेट के लिए 3-4 हजार किलोमीटर ट्रेवल करते हैं। वो जा रहा था, तो वो कहीं माउंटेन एरिया में पहुंचा ना, तो पूरा एक्सीलेटर दे रहा है, वो ऐसा लग रहा है पीछे से किसी ने हुक कर लिया। अब वो ड्राइवर उतरा, उसके साथ कोई दूसरा असिस्टेंट भी होगा, वो उतरे, उन्होंने देखा कि ना तो कोई चढ़ाई है, मतलब रोड जो है ना वो लेवल है, कोई चढ़ाई नहीं है कि मतलब वो ये बोले कि यार वेट ज्यादा हो गया चढ़ाई की वजह से। लेकिन चढ़ाई भी हो तो फर्स्ट सेकंड गियर में थोड़ा बहुत आस्ता आस्ता चलता है ना। वो बोला ऐसा लग रहा है किसी ने हुक कर लिया पीछे से। और वो इंजन होते हैं इनके, इतने बड़े बड़े इंजन होते हैं, बड़े पावरफुल होते हैं। हिल ही नहीं रहा, बोल रहा है कि हिल नहीं रहा वो अपनी जगह से, फुल एक्सीलेटर दिए जा रहा हूँ, ट्रेलर नहीं हिल रहा। जब उसने साइड पर खड़ी किए 1-1.5-2 घंटे, वो पूरी एक लंबी स्टोरी, मतलब कहने का ये है कि वो फिर बाद में पता चला, जब उसने ये बताया ना कि वो जिस जगह से पास कर रहा था, थ्रू पास कर रहा था ना, उस जगह पे कोई गैर मर्ई कुव्वत थी, और उसने एक दफा इसको नहीं, कई दफा कई ट्रक्स को 15-15, 20 मिनट हुक करके रखा है। बोला यहाँ पर ट्रक जाते हैं, वो 15 मिनट के लिए हुक कर लेते हैं, वो अपने जोर लगाता है, ट्रक आगे हिलते ही नहीं, फिर वो साइड में लगाते हैं, कुछ करते हैं बेचारे, आगे पीछे देखते हैं, 15-20 मिनट, 10-15-20 मिनट गुजरने के बाद फिर वो इंजन स्टार्ट करते हैं, फिर चढ़ते हैं, चल जाता है। सबको 10-10, 15-15 मिनट वो हुक करके रखते हैं। इसमें मुमताज साहब, ये जो स्कॉटलैंड वाली जो वो रोड है ना, ये इसके बारे में तो इतना मशहूर है, ये तो मैंने वैसे अलग से भी मैंने इसके बारे में सुना है कि इसमें तो बाकायदा सुना है कि लोग जो है ड्राइवर लॉरियां छोड़ के भागे। हाँ, ऐसा ही है।
ये भाई जी हमारा पूरी आप पूरी देखें ना, फौज नजर आ रही है मार्च करते हुए ना आगे। हाँ ऐसे ही है। अब जो हमारे प्लेन सरफेस है वो तो खैर चलो इतने ज्यादा वो नहीं है, चलते रहते हैं। हम्म, लेकिन जो बलूचिस्तान के कुछ एरियाज हैं, खुशदार से ऊपर जो पहाड़ी एरिया शुरू हो जाता है, चमन की तरफ जाते हैं, ज़ियारत की तरफ जाते हैं, हमने जिक्र भी किया है उसका, फोर्ट संडेमन जो अब्जॉर्ब कहलाता है वहां जाते हैं, तुर्बत जाते हैं, वो जगहें। दूसरे आप हमारे इस तरफ अप कंट्रीज में नॉर्दर्न एरिया में चले जाएं तो गिलगित स्कर्दू, ये मतलब जो पूरा कश्मीर का इलाका है, ये नफिया गली आप देखें ना यार, मैंने आपसे एक दफा जिक्र नहीं किया था कि एक जगह है एबटाबाद में ठंडियानी, हम्म, तो वो मतलब बिल्कुल नीचे टेम्परेचर जो है ना ग्राउंड पे वो 38 या 30 टेम्परेचर होगा ना आमतौर पर आम दिनों में, और आप वो पहाड़ी चल के ठंडियानी में चले जाएं तो वहां पर माइनस में होगा या 0 डिग्री होगा। हम्म, लेकिन वहां पर कोई होटल छोटल नहीं है, आप बस जाएं, वो पीटीवी का एक वो बूस्टर वगैरह लगा हुआ था, अब उन्होंने शायद कुछ छोटे होटल वोटल रेस्टोरेंट वगैरह टाइप के बना दिए हो, वरना वहां पर रुकने की जगह नहीं है। आप जाएं वो चाय वाय पी के 1-2 घंटे को सैर करके वापस आ जाए, तो जाती सही है है। फैमिलीज। अच्छा, अब वहां से ठंडियानी से नथिया गली तक ट्रैक बना हुआ है, हम्म, वॉकिंग ट्रैक पहाड़ी पे से। तो वैसे तो अगर आप आए ना तो नीचे नथिया गली वो पूरी ठंडियानी उतरे, फिर एबटाबाद से घूम के नथिया गली जाए, तो वो तो 30-40-50 किलोमीटर का रास्ता पड़ता है बाय रोड घूमते हुए। हम्म, लेकिन नथिया गली से लेके और ठंडियानी तक का माउंटेन टू माउंटेन एक वॉकिंग ट्रैक बनाया हुआ है, सही है। और लोग वहां के लोकल जो है उस पर ट्रेवल भी करते हैं। वो कोई हम्म, 5-6 किलोमीटर का रास्ता है, 7 किलोमीटर का वॉकिंग ट्रैक पे ना, और वो हम्म, इधर से ठंडियानी से उधर नथियागली चले जाते हैं, और वैसे वो रास्ता 50 किलोमीटर पड़ता है नीचे सही से है। उतर के ऊपर रोड सर के। तो वो मुझे एक साहब ने बताया कि यहाँ के जो लोकल हैं वो एक तो मतलब एक तो खतरा होता है, वो वही मैंने आपको बताया था वाइल्ड लाइफ का ना, जंगली हाँ हाँ, हयात का, वहाँ पे बहुत है, हाँ। वो बहुत है, और उस जगह पर टाइगर बहुत है, लेपर्ड और लेपर्ड, टाइगर बहुत है, लेपर्ड, लेपर्ड है। लेपर्ड भी है, टाइगर भी है यार। हम्म, टाइगर, चीते हैं, चीता भी है, और वो छोटे कद के चीते हैं, वहां पर लोगों ने पकड़े भी हैं, वहां के मकामी लोग हैं वो पकड़ लेते हैं, जाल डाल डाल के पकड़े हैं उन्होंने, बिल्ली से ज्यादा बड़े होते हैं, लेकिन हैं वो चीते छोटे कद के। एक तो ये डर होता है। दूसरा उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो है ना सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ पर गैर मरई जो भी मखलूक है, और वो आपको जो है ना इस जगह पर ट्रैवल नहीं करने देती, क्योंकि अगर आप दिन में धूप की रोशनी में भी जाएंगे ना हमें, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप सख्त काली घटाएं आई हुई हैं, बादल है, जबकि आप धूप का टाइम होगा, इतने घने जंगलात हैं जिसमें से आपको गुजर के जाना पड़ता, धूप जमीन पे नहीं पड़ती, तो वहां के लोकल ही जा सकते हैं। तो ये तो सारी जगहें जो है ना वो, हाँ। हाईवेज तो बड़ी अच्छी स्टोरी थी आपकी भारत, जबरदस्त किस्म की। तो इसके साथ फिर अपना मुमताज साहब फिर एंड करते हैं आज की स्ट्रीम को। हाँ हाँ, बिल्कुल, और इस दुआ के ये साथ कि कि अल्लाह ताला सबको सेहत के साथ लंबी जिंदगी अता फरमाए, और हम सब लोगों को अपने हिफ्ज़ मान में रखे। तो मेरी आमीन। तरफ से अल्लाह और हाफिज। तमाम लोगों से अपना मेरी यही गुजारिश है कि प्लीज़ अपना, अगर आप लोग जो है ये महसूस करते हैं कि आप लोग टेप नहीं बना सकते या आसपास आपके शोर है, तो आप उस स्टोरी को स्ट्रीम में शामिल करवा सकते हैं। आप हमें भेज दें, 4-4 5-5 वॉइस मिनट की वॉइस स्टोरियां, रिकॉर्डिंग करके छोटी और छोटी वॉइस भेज रिकॉर्ड दें, करके भेज तो वो दें। हम शोर को हम उसको एडिट कर देंगे, शोर को हम एडिट कर शामिल देंगे, कर कोई लेंगे। मसला नहीं। और हाँ प्लीज़ हम लोगों को जो है, अगर आपको ईमेल करने से मसला है तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप नंबर को अपने मोबाइल में सेव करें और डायरेक्ट कांटेक्ट करें हमसे। हम आपको विद इन हाफ एन आवर मैक्सिमम आपको उसका जवाब भी देंगे। अगर बिजी हुए नहीं तो फौरन जवाब दे देंगे आपको उसका। और प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें इसको, और हमारे इंडिया वाले भाई जो जो देख रहे हैं वो भी अपने हल्का अहबाब में इसको शेयर करें, जो लाइक माइंडेड पीपल हैं जो देखते हैं। और ये कि पसंद करी जा रही है, देखी जा रही है, और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये कि अपना और अपने घर वालों का, सब दोस्तों रिश्तेदारों का ख्याल रखें। सी यू एट नेक्स्ट एपिसोड ऑफ स्पूकी हॉन्टेड टेल। स्लीप टाइट। अल्लाह हाफिज।